हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CS सुनील अमलानी और ये वीडियो में हम लोग अभी रिसेंटली हुए ICAI के CA फाउंडेशन के एग्जाम के अकाउंट पेपर के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि ये क्वेश्चन पेपर के मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से क्या-क्या आंसर्स हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था वो हर बार की तरह ट्रू फॉल्स ही आईसीआई ने पूछा है। 6 ट्रू फॉल्स आपको देने हैं और 2 मार्क के ट्रू फॉल्स, 12 मार्क टोटल दिए हैं। पहला ट्रू फॉल्स अगर हम डिस्कस करें तो बोला है री इश्यू ऑफ forfeited shares is allotment of shares but not sales। ये स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि जब भी शेयर्स री इश्यू होते हैं उसको सेल ही बोला जाता है शेयर्स का, पर अलॉटमेंट नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये फॉल्स रहेगा आंसर। दूसरा जो ट्रू फॉल्स यहां पे दिया था, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसीट। ट्रू, सही है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दिया है फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ये सब्सिडी जो मिला है वो आपके रूटीन डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए होगा। अगर ये वो सब्सिडी है तो ये बिल्कुल रेवेन्यू रिसीट है, तो ये दिया गया स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। थर्ड वन जो आपको दिया गया यहां पे, द सेल बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ये एकदम गलत है भाई। क्यों? क्योंकि सेल्स बुक हम जब बनाते हैं तो वहां पे पहला बेसिक रूल होता है, सेल्स बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, या फिर बोले हम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। वहां पे कैश सेल ऑफ गुड्स को एंट्री नहीं दिया जाता। कैश सेल्स या तो रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में अगर हमने कैश बुक बनाया तो, अगर कैश बुक नहीं बनाया है आपने तो वो चला जाएगा नॉर्मल जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, क्योंकि सब्सिडरी बुक बनाने के लिए कोई रूल नहीं है कि सारी सब्सिडरी बुक बनानी कंपलसरी है। ठीक है, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि अगर कैश सेल्स है तो वो कैश बुक में जाएगा, पर क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है। सेल्स बुक में आप दोनों रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर देर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट, ये भी फॉल्स है भाई। क्यों? क्योंकि अकाउंट करंट हम 3 मेथड से बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, राइट? इंटरेस्ट टेबल, प्रोडक्ट मेथड, राइट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड वगैरह, तो 3 मेथड से बनता है, 2 मेथड नहीं है, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन हिज बुक एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर, एकदम सही। क्यों? क्योंकि जब कंसाइनी कंसाइनर से गुड्स लेता है, मतलब उसको जब रिसीव होता है गुड्स, राइट, तो ही इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग। वो क्या है? वो सिंपली एक एजेंट है। वो कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स अभी पजेस कर रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, राइट? कंसाइनमेंट में ये रूल है कि जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर होता है, ना कि उसकी ओनरशिप। प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स स्टिल रिमेन विद द सेलर, आई मीन विद द कंसाइनर। ठीक है, तो यहां पे कंसाइनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, कंसाइनी को कोई पेमेंट नहीं करना है, वो बस गुड्स रखेगा। अगर गुड्स नहीं बिकते तो वो वापस कर देगा कंसाइनर को। ठीक है, तो ये एकदम सही है, वो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, ये बेसिक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक, वहां से लिया गया है। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो हमारी इंस्टीट्यूट ICAI इश्यू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू नहीं करती, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स थे आपके क्वेश्चन नंबर 1A के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B में इस बार इन लोगों ने कुछ अलग पूछा है। हर बार एक शॉर्ट नोट या कोई डिफरेंस पूछा जाता है, राइट, बट यहाँ पे इन लोगों ने इस बार हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो डिफाइन करने को पूछे हैं। 4 टर्म्स और 4 मार्क के लिए, मतलब एक एक मार्क का एक एक टर्म आपको पूछा गया है। 4 टर्म आपको डिफाइन करने हैं, जो दिए हैं कैपिटल कमिटमेंट, एक्सपायर्ड कॉस्ट, फ्लोटिंग चार्ज, ऑब्सोलेंस। ठीक है, कैपिटल कमिटमेंट अगर उसकी बात करें हम, तो कैपिटल कमिटमेंट क्या होता है? इट इज अ फ्यूचर लायबिलिटी फॉर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और आपने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जो फ्यूचर में कुछ मतलब एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल कमिटमेंट बोलेंगे। ठीक है, एक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर का वो पार्ट कि जिसमें अभी आप फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम?
एक्सपेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक्सपायर्ड कॉस्ट, वो कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी है जिसका हमको बेनिफिट आगे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज, देखिए चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स चार्ज और दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज होता है एक स्पेसिफिक असेट के ऊपर, अगर मुझे लोन लेना है कहीं पे तो मैं अपना प्लांट एंड मशीनरी अगर उसके अगेंस्ट लोन लूं तो वो क्या हो जाता है फिक्स चार्ज। बट मैं लोन लूं और उसके अगेंस्ट मैंने सारी असेट बोला है कि भाई ये सिक्योर्ड रहेगा आपका लोन अगेंस्ट ऑल दी असेट्स, या फिर दिस फिक्स आई मीन सम ऑफ दी असेट्स, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे हम फ्लोटिंग चार्ज बोलेंगे, ठीक है। वहां पे वो स्पेसिफिक असेट के ऊपर नहीं रहता है, वो जनरल चार्ज भी कहलाता है, ठीक है। ऑब्सोलेंस मतलब क्या, ऑब्सोलेंस मतलब कि वो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, राइट, वो रिडक्शन हम बात कर रहे हैं जिसकी कि जहां पे कोई आउटडेटेड चीज हो जाएगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होगा या फिर मार्केट चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से अगर कोई रिडक्शन आता है एसेट की वैल्यू में तो उसको क्या बोलेंगे ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो ये चार टर्म थी, शायद ये एक सरप्राइज एलिमेंट हम बोल सकते हैं आईसीआई की तरफ से, बट अगर आप रूटीन ज्यादा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डील करते हो तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इस बार इन्होंने बैंक रिकंसिलिएशन पूछा है क्वेश्चन नंबर 1C में, और सिर्फ 4 मार्क के लिए आया। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी थे कि सिर्फ 4 मार्क के लिए बीआरएस आया, दिसंबर में तो ज्यादा मार्क के लिए था, बट 4 मार्क के लिए पूछा है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस की बात की जा रही है, ठीक है, 198,000। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है बैंक चार्ज, अब बैंक चार्ज की वजह से बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा पासबुक में, कम हो गया होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमको भी ये रिड्यूस करना पड़ेगा ₹34,000, क्योंकि बैंक ने रिड्यूस किया है, हम कैश बुक हैं, जो बैंक ने किया हम वो करेंगे। फिर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर वाया आरटीजीएस ऑन 31 दिसंबर 2020 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कोई डेटर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा करवाया है बट हमको उसकी खबर नहीं है, तो बैंक ने क्या किया होगा, हमारा बैलेंस बढ़ाया, बट क्या कैश बुक बढ़ा हुआ है, नहीं, हम क्या करेंगे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अब यहां पे क्या हो रही, कैश बुक पासबुक मान लो एक दिन पे इक्वल थे, ठीक है। अब कैश बुक की बैलेंस हमने कम कर दी क्योंकि हमने चेक इश्यू किया, बट पासबुक ने कम नहीं किया, हम क्या करेंगे, जो दूसरा करेगा वही हम करेंगे, हम इसको वापस ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। इसके डिटेल्ड आंसर पे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो ये रहा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये डिटेल आंसर जो है इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 198 दिया है आपको, रिसीव्ड फ्रॉम डेटा वाया आरटीजीएस, ठीक है, 1 लाख रुपीज जो मैंने बोला ऐड करेंगे। दूसरा अन प्रेजेंटेड चेक 45, वो भी हम ऐड करेंगे। फिर ये वाला जो हम माइनस करेंगे वो भी यहां दिया है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 34,000, ठीक है। फिर क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हमने चेक डिपॉजिट किया तो ये कैश बुक ये पासबुक इक्वल बैलेंस था, तभी जब हमने चेक डिपॉजिट किया कैश बुक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नहीं बढ़ा क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, जो दूसरे ने किया वो करेंगे। क्या दूसरे ने पासबुक ने बैलेंस बढ़ाया, नहीं, हम भी नहीं बढ़ाएंगे, कम कर देंगे, तो इसको हम लेस कर देंगे, तो लेस। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर डिसऑनर इज नॉट मेड इन कैश बुक, ओके। हमने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक पासबुक दोनों इक्वल बैलेंस थे, तभी जैसे ही चेक डिपॉजिट किया हमने कैश बुक बढ़ा दिया। अब बैंक पासबुक तभी बढ़ाएगा जब वो चेक क्लियर होगा, क्या चेक क्लियर हुआ, नहीं, डिसऑनर हो गया, तो बैंक बैलेंस तो उतना ही रहा, हमने गलती से बढ़ा दिया, अभी क्या करेंगे इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी रिडक्शन में लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन, ये कुछ नया पूछा है इन लोगों ने, एंड यहां पे हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर बट सेम इफेक्टेड बाय बैंक ऑन 1 जनवरी, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को कि भाई आप एक्स वाई जेड को पेमेंट कर दो, मे बी फॉर सैलरी और रेंट और मे बी माई ड्यू वट एवर इट इज, बट मैंने उनको बोला कि तुम इसको पेमेंट कर दो, मैंने बोला है मतलब मुझे पता है मैंने कैश बुक में उसका एंट्री दिया होगा, बट बैंक ने वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कब किया, नेक्स्ट डे पे। मतलब अगर वापस हम वही सिनेरियो डिस्कस करें, कैश बुक और पासबुक ऑन अ गिवन डे इट वाज सेम,
ठीक है। जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने क्या सोचा, बैंक ने पेमेंट किया होगा, तो मैंने बैंक को कम कर दिया अपनी कैश बुक में। क्या बैंक ने मेरा बैलेंस चेंज किया 31 दिसंबर को? नहीं। मैं क्या कर दूंगा, उसको ऐड बैक कर दूंगा कि भाई हाँ, अभी उन लोगों ने रिड्यूस नहीं किया, मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो टोटल एडिशन मेरा हो जाएगा 149 का, डिडक्शन हो जाएगा ये 64 का। तो ये पॉजिटिव बैलेंस ही मिल रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अगर कुछ लोग इसको डेबिट और क्रेडिट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेम क्वेश्चन मैंने डेबिट और क्रेडिट के उसमें भी प्रेजेंटेशन दिया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क के लिए आपको पूछा गया था रेक्टिफिकेशन, एंड दैट टू इन व्हाट, थर्ड सिचुएशन। तीन सिचुएशन है रेक्टिफिकेशन का, या बिफोर ट्रायल बैलेंस आप रेक्टिफाई कर दो, या फिर आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और थर्ड यू रेक्टिफाई इन व्हाट, नेक्स्ट ट्रेडिंग ईयर, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, राइट, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड मतलब तीसरा पूछा गया है, जिसको हम बोलते हैं कुछ लोग पीएनएल एडजस्टमेंट वाला मेथड, है ना। तो जहां पे अब नॉमिनल अकाउंट आएगा, तो उसको हम पीएनएल एडजस्टमेंट से यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। क्या है, मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020 डिड नॉट अग्री एंड द डिफरेंस वाज पुट इन सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जो डिफरेंस था सस्पेंस में हम लेके गए। ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। तो यही यहाँ पे हिंट दिया गया है कि यहां से आपको क्या करना है भाई, पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना है। पहला, द टोटल ऑफ परचेज बुक of one page 5615 was carried forward to next page as 6551। तो पिछले साल में परचेज बुक का टोटल था भाई 5615, है ना। मैं नेक्स्ट पेज पे उसको कितना लेके गया भाई, 6551। मैंने परचेज का टोटल बढ़ा दिया। अगर टोटल बढ़ा, क्या ये वन साइडेड एरर? हाँ, ये टोटलिंग मिस्टेक है भाई, कैरी फॉरवर्डिंग की मिस्टेक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परचेज अकाउंट को ही अफेक्ट करेगी और किसी को नहीं अफेक्ट करेगी। तो ये वन साइडेड एरर है फॉर श्योर। ठीक है, परचेज मैंने क्या किया है, परचेज को मैंने डेबिट किया है ज्यादा से, तो मेरा यहाँ पे बनता है मैं परचेज को क्या कर दूं भाई, क्रेडिट कर दूं। ठीक है, मैं परचेज को क्रेडिट कर दूंगा यहाँ पे, तो डेबिट क्या करूंगा मैं, सस्पेंस अकाउंट। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मेरा जो रेक्टिफिकेशन होगा वो होगा सस्पेंस टू परचेजेस। ठीक है, विथ डिफरेंस ऑफ दिस टू। ठीक है, बट एज यू आर डूइंग व्हाट, रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, मैं परचेज को रिप्लेस कर दूंगा बाय व्हाट, पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं परचेज को रिप्लेस कर दूंगा बाय पीएनएल एडजस्टमेंट। तो इसका रेक्टिफिकेशन जो होगा हो जाएगा सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 936। व्हाई? Because the difference between 6551 and 5611 is 936। क्लियर? दूसरा एरर देखते हैं, चलिए। नंबर 2, a sale of 281 was entered in sales book as 821, okay, and posted to credit of customer। यहां पे दो मिस्टेक हो गया। एक एक तो ये 281 का सेल्स था भाई, हमने लिखा कितना, 821, मतलब मैंने ज्यादा लिख दिया। एक तो मैंने ज्यादा लिख दिया, ठीक है, सेल्स, तो सेल्स ज्यादा क्रेडिट होगा। ऊपर से मुझे डेबिट करना चाहिए कस्टमर को, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मैंने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। तो अब होगा क्या, अगर इसका हम डिस्कस करें यहां पे, इसका हम यहां पे डिस्कस करें कि भाई करेक्ट एंट्री, करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए था, कस्टमर को डेबिट होना चाहिए था 281 से, ठीक है, और सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था 281 से। बिल्कुल सही है, कस्टमर को डेबिट होना चाहिए था 281 से और सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था। एरर हुआ क्या भैया, सेल्स जो है वो क्रेडिट हो गया, बहुत बढ़िया, वही करना था, पर अमाउंट जो है वो गलत हो गया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया हमने, और हमने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया 821 से। तो अगर हम इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सेल्स, सेल्स मुझे क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही है बट ज्यादा क्रेडिट है, तो मुझे डेबिट कर देना पड़ेगा सेल्स को, है ना, विद द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट, 540 डिफरेंस बिटवीन दिस टू। दूसरा, कस्टमर को डेबिट करना था और हो क्या गया, क्रेडिट, तो भाई साहब क्रेडिट में है, उसको पहले रिवर्स करो तो जीरो पे आएंगे, वापस डेबिट करो, मतलब मैं कस्टमर अकाउंट डेबिट करूंगा विद दिस टोटल, ठीक है, और दोनों कहां लेके जाऊंगा मैं, सस्पेंस अकाउंट। ये तो हो गया आपका रेक्टिफिकेशन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। बट मेरा सवाल ये है, क्या हम सेल्स लिख सकते हैं? नहीं,
कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो है, जो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? पीएनएल एडजस्टमेंट से। तो ये आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री, कस्टमर डेबिट विथ टोटल, है ना, 281 प्लस 821 मतलब 1102। पीएनएल एडजस्टमेंट जो कि हम सेल्स जो एक्सेस हमने क्रेडिट किया है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं टू सस्पेंस, टोटल 1642। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां पे क्या बोला है आपको? और रिटर्न टू क्रेडिटर, मतलब ये परचेज रिटर्न की बात हो रही है। 295 was entered in रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड मतलब मैंने सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया उसको, है ना, मैंने कहा लिखा है? सेल्स रिटर्न बुक में। However, the creditor account was correctly posted। क्रेडिटर में करेक्ट इफेक्ट गया है, मतलब अगर इसका भी मैं यही फॉर्मेट में बात करूं, डिस्कस करूं यहां पे, तो क्या हो जा रहा है भाई? ठीक है, अगर इसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे तो करेक्ट एंट्री ये था कि भाई मुझे क्रेडिटर को डेबिट करना था बाई 295। ठीक है, 295 रुपए से मैं उसको डेबिट कर दूंगा, बट और मुझे परचेज रिटर्न क्रेडिट करना था 295 से। जी हाँ, अब जो एरर हुई उसमें हुआ क्या? क्रेडिटर इज करेक्टली पोस्टेड 295, कोई दिक्कत ही नहीं है क्रेडिटर में, क्रेडिटर में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने गलती से सेल्स रिटर्न को भी क्या कर दिया? डेबिट। क्यों? अगर वो सेल्स रिटर्न बुक में एंटर हुआ है तो वो वहां से सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा, और सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट, मतलब इनडायरेक्टली ये डेबिट हो गया। ठीक है, अगर मैं रेक्टिफिकेशन की बात करूं यहां पे, अगर मैं रेक्टिफिकेशन की बात करूं यहां पे, तो क्रेडिटर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उसको डेबिट करना था, डेबिट हो गया, तो वो तो बिंदास। अब मुझे चाहिए क्या? यहां पे जो परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, क्या वो हुआ? नहीं। चलो मैं परचेज रिटर्न क्रेडिट कर देता हूं 295 से, ये तो हो गया। सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हो गया, अच्छा उसको भी क्रेडिट में 295। सेल्स रिटर्न गलती से जो क्रेडिट हो गया उसको भी हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये दोनों तो क्रेडिट हो जाएंगे, डेबिट किसको करूं मैं? सस्पेंस को विथ टोटल। बट वापस ये जो एंट्री है वो तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होती है, हम तो भाई साहब रेक्टिफाई कर रहे हैं कब? अगले साल में। तो ये दोनों को हम रिप्लेस करके क्या कर देंगे? उसको लिख देंगे हम पीएनएल एडजस्टमेंट। तो मेरा रेक्टिफिकेशन होगा सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट टोटल, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, है ना, 295 प्लस 295। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ थर्ड एंट्री। फिर आगे क्या है इसमें, और नेक्स्ट एरर डिस्कस करते हैं उसका रेक्टिफिकेशन। फोर्थ वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीनू 895 was posted to debit of सेतु। हमने सेनु से कैश लिया, है ना, गलती से हमने पोस्ट किया, यहां पे वर्ड हाईलाइट करना चाहिए हमको, पोस्ट। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कैश सही में हुआ है सब कुछ, राइट। जो मिस्टेक हुआ है वो कस्टमर या पार्टी के अकाउंट में हुआ है। तो उसका अगर हम डिस्कस करें यहां पे, करेक्ट इफेक्ट क्या होगा? मुझे कैश को डेबिट करना चाहिए था और सेनु को क्रेडिट करना चाहिए था। गलती से हो क्या गया? मैंने कैश तो डेबिट किया ही किया, बट गलती से सेतु नाम के कस्टमर को या जो पार्टी है उसको भी डेबिट कर दिया। अब वापस कैश तो एलिमिनेट हो जाएगा, कैश तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसको डेबिट करना था, डेबिट हो गया। मुझे क्रेडिट करना था सेनु को, तो रेक्टिफिकेशन में क्या करूं? सेनु को क्रेडिट कर देंगे हम भाई। अच्छा, तो ये तो हो गया। ये गलती से डेबिट हुआ है, तो जो गलती से हुआ है उसको रिवर्स करेंगे, सेतु उसको भी क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना है भाई? 895, 895। ठीक है, बस डेबिट किसको करूं मैं? सस्पेंस को, टोटल अमाउंट से। अब सवाल यह है कि इन दोनों में कुछ चेंज आएगा? नहीं, इसको हम पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दिस डू नॉट अफेक्ट माई प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी को कोई अफेक्ट नहीं किया होगा, भले ही ये एरर है, बट इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आए। तो ये आ गया टोटल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टोटल टू सेनु टू सेतु। ठीक है, सब में हमने नरेशन लिखा हुआ ही है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला अगर कि आपको नरेशन नहीं लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नरेशन लिख देंगे। और ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि वही फॉर्मेट में होना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपने एंट्री पास की है अगर उसको डिस्क्राइब करते हो तो वो चलता है।
नेक्स्ट वन, goods worth rupees 400 were dispatched to customer before the close of the year but no invoice was made. अब आपने बिल नहीं बनाया तो वो सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हमने कस्टमर को गुड्स बेच दिया है। दिस इज व्हाट कंप्लीट ओमिशन है ना। क्या कर देंगे, एंट्री पास कर दो भाई कस्टमर टू सेल्स, बट वापस क्या मैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट से विथ सेम अमाउंट। तो ये आ जाएगा मेरा नेक्स्ट कस्टमर टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1400, ठीक है 1400। अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे लोग को यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। ये जो सेल ऑन अप्रूवल और ट्रांजैक्शन है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा डिफिकल्टी फेस करते हैं। चलिए, गुड्स वर्थ रुपीज 1600 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन सेल्स बुक। मतलब हमने सेल्स ट्रीट कर दिया इसको, कस्टमर टू सेल्स, ठीक है, हमने ये एंट्री पास कर दी है। At the close of the year, the customer still had an option to return the goods. Okay. And the gross profit margin is 20% on sales. अब सेल और रिटर्न क्या होता है उसमें भाई, कि जब भी आप कोई गुड्स बेचते हो उसको, तो शायद आप उसको, आपके पास ऑप्शन है एक, राइट, मेथड नंबर 1 के अगेंस्ट, मेथड नंबर 1 के तहत कि आप उसको क्या ट्रीट कर दो, सेल्स। तो हमने कर दिया कस्टमर टू सेल्स, बट सेल और रिटर्न में अभी भी वो कस्टमर के पास समय बाकी है, टाइम है उसके पास कि वो चाहे तो गुड्स रिटर्न कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अब हम आ गए क्लोज ऑफ द ईयर, तो क्या ये एंट्री डेटर टू सेल्स ये वैलिड एंट्री है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा सेल्स है ही नहीं, ये तो हमारा सेल्स है ही नहीं, ठीक है। तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। पहली एंट्री होती है उसकी, सेल्स को डेबिट करो, कम करो, और टू कस्टमर, कौन से प्राइस से? ये आपके सेलिंग प्राइस से, जिसको हम इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और दूसरा एंट्री जो पास करेंगे, अगर वो कस्टमर के पास पड़ा है गुड्स, ठीक है, अगर वो सेल नहीं है तो क्या है, हमारा गुड्स है, इट इज माई इन्वेंट्री, तो मैं उसको इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देता हूं, ठीक है, इन्वेंटरी टू ट्रेडिंग, ठीक है, विद कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे सेल और ट्रेडिंग, ये ऐसे दो अकाउंट आपको मिलेंगे जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों को मैं रिप्लेस करके क्या करता हूं, पीएनएल एडजस्टमेंट में लेके जाता हूं। अब सेल्स होगा इनवॉइस प्राइस से, और ट्रेडिंग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कॉस्ट प्राइस से। तो इसको निकाल के यहाँ पे सेल्स की जगह पे मैं क्या पीएनएल एडजस्टमेंट मात्र प्रॉफिट से लिख दूं, चलेगा? है ना, क्वाइट लॉजिकल। अगर कोई अमाउंट, कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है इनवॉइस प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, और सामने कॉरस्पॉन्डिंग वही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको सेलिंग प्राइस से डेबिट करके कॉस्ट से क्रेडिट करूं, उससे बेहतर है मैं उसको सिर्फ प्रॉफिट से रिवर्स कर दूं, है ना। तो इसका एंट्री हो जाएगा यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट प्रॉफिट 1600 का 20%, क्योंकि प्रॉफिट सेल्स के ऊपर है, ठीक है। और इन्वेंट्री में ऐड कितना होगा मेरा स्टॉक, 80% से 1600 इंटू 80% टू कस्टमर, कस्टमर को पूरे 1600 का क्रेडिट दिया जाएगा कि भाई हाँ तुम हमारे अभी डेटर नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर लिखो आप, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, एनीथिंग इज फाइन। तो ये अमाउंट्स आएंगे आपके फॉर एडजस्टमेंट नंबर 6। देखो ये सारे जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं ना, वो स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन से लिए गए हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट चेंज किए गए हैं, बट ये सारे अमाउंट स्टडी मटेरियल से ही लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, सारे के सारे एंट्रीज जो हैं वो, ये भी दो, एक क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल में है उसमें ये 6 दिए हुए थे, और ये 2 स्टडी मटेरियल के ही दूसरे इलस्ट्रेशन से इन लोगों ने लिया हुआ है, राइट। मे बी द अमाउंट इज डिफरेंट, बट एंट्रीज वगैरह और कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रखा हुआ है। 600 रुपीज ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन इन ट्रायल बैलेंस। अब हम ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, लिख दो। तो अगर हम क्यू अकाउंट ड्यू था, ड्यू फ्रॉम क्यू मतलब क्यू से पैसा लेना था, क्यू अकाउंट डेबिट, और टू सस्पेंस क्योंकि ये वन साइडेड एरर ही होगा, है ना। तो उसका एंट्री यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल इनटू ब्रैकेट हमने क्यू लिखा हुआ है। आप सिंपली ट्रेड रिसीवेबल लिखो तो भी चलेगा, क्यू लिखो तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, राइट। तो क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 3000 वॉज ओमिटेड। वापस जो पहले हमने एडजस्ट किया था वैसा ही सिमिलर एडजस्टमेंट है। तो सेल ऑफ आर, आर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल, बट क्या आप सेल्स क्रेडिट कर सकते हो? नहीं, हमको क्या क्रेडिट करना पड़ेगा सेल्स की जगह पे, पीएनएल एडजस्टमेंट। वो कितना होगा, 3000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया हमने आर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। वापस यहाँ पे आप आर लिखो, या फिर अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल लिखना है वो भी एक ट्रेड रिसीवेबल ही है, राइट।
तो ट्रेड रिसीवेबल इनटू ब्रैकेट आर, तो ऐसे आप लिख सकते हो, और 3000। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्या अगर ये पहली मेथड होती कि जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना, या फिर ये दूसरी मेथड होती है जहां ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो एक क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता। बट नहीं, यहां पे क्या है, ये है थर्ड मेथड, थर्ड सिचुएशन की जहां पे हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट बनाएंगे तो वहां पे उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो हम क्या करेंगे, आई मीन जो उसका बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जो भी हमने एंट्री पास की है उसको हम पोस्ट करते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट में। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है। देखिए, ये है यहाँ पे पहला एंट्री, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब वहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया सस्पेंस 936। दूसरा क्या दिया यहाँ पे कि यहाँ पे 540 डेबिट हो रहा है विथ रेफरेंस टू सस्पेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी डेबिट कर दिया, चलिए हमने 540। तीसरी जो जर्नल एंट्री है उसमें क्रेडिट हो रहा है 590, अगेन कौन सा रेफरेंस है, सस्पेंस से, तो मैंने यहाँ पे 590 सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ जो एंट्री है उसमें पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसका पोस्टिंग नहीं होगा। फिफ्थ वन, कस्टमर या फिर ट्रेड रिसीवेबल डेटर 1400, तो वो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, पीएनएल एडजस्टमेंट जो क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट वापस डेबिट हो रहा है 320 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कस्टमर, तो मैंने यहाँ पे वो भी डेबिट कर दिया। और कुछ, सेवेंथ एंट्री में आपका पीएनएल एडजस्टमेंट कहीं पे नहीं है। एट्थ में आर 3000 क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे बाय आर, तो ये पूरा 8 एंट्री जो है हमने दे दिया यहाँ पे, ये पूरा प्लस माइनस करेंगे तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर होगा, मतलब एक्सेस क्रेडिट है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा एंट्री हो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैपिटल अकाउंट। तो लास्ट में हमने वो एंट्री पास कर दिया, पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल 5066। ये एंट्री लिखना ही लिखना है, अगर आपने ये एंट्री नहीं लिखा तो इसके आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स कट हो सकते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2A। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2B। चलिए अब इसका बी करते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन बी में क्या बोला है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑन डिप्रिसिएशन। 10 मार्क्स शायद मुझे लगता है बहुत ज्यादा है इसके लिए, बट इट्स अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम आईसीआई, यू कैन से। Messrs. Dayal Transport Company purchased 10 trucks at rupees 50 lakh each on 1 July 2017। 1 जुलाई 2017 को हमने 10 ट्रक लिए हुए हैं, 50 लाख का एक ट्रक, मतलब टोटल जो परचेज वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 करोड़। On 1st October 19, one of the truck is involved in an accident and it is completely destroyed and 35 lakh is received from the insurance in full settlement। तो 1 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, हमारे 10 ट्रक में से एक ट्रक जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय इन एक्सीडेंट। ठीक है, तो उसमें हमको इंश्योरेंस मिलता है 35 लाख। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई हम असेट डिस्पोज करें या डिस्ट्रक्ट हो जाए, राइट, तो उस डेट तक हमको डेप्री प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर उस दिन का हमको उसका बुक वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर कोई रिकवरी है उसके अगेंस्ट तो हम उसको सेट ऑफ करेंगे, एंड अगर रिकवरी ज्यादा है बुक वैल्यू से तो वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट, अगर रिकवरी कम है तो वो हो जाएगा आपका लॉस। ठीक है, तो वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पे। फिर अनदर ऑन सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज बाय कंपनी फॉर सम ऑफ रुपीज 60 लाख। ओके, तो सेम डे 1 अक्टूबर को ही हमने एक और ट्रक परचेज कर लिया जो कितना था हमका, हमारा 60 लाख रुपीज का था। कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम, ये खास याद रखना, ये एसएलएम है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जल्दबाजी में आप इसको डब्ल्यूडीवी ले लो। ठीक है, तो फिर अगर डब्ल्यूडीवी ले लिया तो क्वेश्चन में कुछ मिलने का मतलब चांस ही नहीं है। फिर द कंपनी ऑब्जर्व्स द कैलेंडर ईयर, मतलब दिसंबर एंडिंग है, राइट, एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, तो 31 दिसंबर को अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है। गिव मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 को एंड हो ऐसे 2 साल का आपको देना है, मतलब प्रीवियस 2 ईयर। तो 2 साल कौन से होंगे, 2001 तो 20 होगा और 2019, तो आपको 2019 एंड 2020 का आपको अकाउंटिंग देना है यहाँ पे। इसका मतलब कि मेरा ओपनिंग बैलेंस 1/1/2019 का होगा, है ना। तो सबसे पहले अकाउंट शुरू करने से पहले मेरे को उसका ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, अकाउंट बना है, अकाउंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे
कॉस्ट ऑफ ट्रक परचेज ऑन 17 50 लाख इंटू 10, तो 5 करोड़ का वैल्यू। डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, क्यों? क्योंकि 2017 में ये ट्रक सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही हमारे बिजनेस में यूज हुए हैं। तो 5 करोड़ इंटू 20% ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 0.5, 0.5 लिखो, 6/12 लिखो, 1/2 लिखो, आपका मर्जी, तो 50 लाख। तो 1 जनवरी 2018 या दिसंबर 17 पे पूरे 10 ट्रक, उसका वैल्यू कितना होगा? 4.5 करोड़, 4 करोड़ 50 लाख रुपीस। फिर हम 2018 का भी डेप्री प्रोवाइड करेंगे, 5 करोड़ 20% डायरेक्ट, क्योंकि वो है ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब 1 करोड़, है ना। हर एक ट्रक का 10 लाख का डेप्री हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिसंबर 18 पे हमारा वैल्यू है 3 करोड़ 50 लाख। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में इसलिए नोट भी दिया है यहाँ पे हमने कि अगर आप चाहें तो सिर्फ ये 10 ट्रक का आप वैल्यूएशन ना दिखाएं, एक का वैल्यू करें, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा 3 करोड़ 50 लाख आ रहा है, अगर आप सही सही कैलकुलेट करोगे एक ट्रक का, तो वो आएगा 35 लाख रुपए, और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस वर्किंग नोट के लिए, ठीक है। अब अकाउंट की तरफ चलें, तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया 3 करोड़ 50 लाख। अब क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर 2019 ये साल में हमारा एक ट्रक एक्सीडेंट से खत्म हो गया, ठीक है। तो वो एक्सीडेंट कब हुआ? 1 अक्टूबर को, मतलब 9 महीने, जनवरी टू सितंबर, राइट। हमने 9 महीने वो ट्रक को यूज किया। कितना डेप्री प्रोवाइड करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट वो एक ट्रक का कितना था भाई साहब? 50 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, जो मुझे आंसर देगा 7.5 लाख। अगर आप डेप्रीसिएशन पर एनम की अलग से वर्किंग नोट बनाते हो, तो उसमें आप लिख सकते हो कि भाई डेप्री पर ट्रक पर एनम इज व्हाट 10 लाख रुपीस, है ना। आप ऐसी अलग से वर्किंग नोट दे सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना होगा 10 लाख इंटू 9/12, तो 7.5 लाख, ठीक है। अब मुझे कितना मिल रहा है? 35 लाख सेम डे पे। अच्छा, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो भाई, ओपनिंग बैलेंस मेरा वो ट्रक का होगा 35 लाख। कैसे? अरे भाई 3.5 करोड़ अगर 10 ट्रक का वैल्यू है, तो एक का कितना होगा? 35 लाख। वो ट्रक के लिए मैंने डेप्री कितना प्रोवाइड किया? 7,50,000। तो उसका बुक वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 27,50,000, है ना। अब जो ट्रक जिस दिन पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस दिन उसका वैल्यू था 27.5 लाख, बट उसके अगेंस्ट मुझे कितना मिल रहा है? 35 लाख, ज्यादा मिल रहा है बॉस। तो 35 लाख इज द अमाउंट रिकवर्ड। इन दोनों का डिफरेंस ₹7.5 लाख इज नथिंग बट माय प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। तो हमने लिखा यहाँ पे ट्रक टू प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, जो अल्टीमेटली आपका जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका, इसका आप अलग से वर्किंग नोट दिखा सकते हो, और या फिर आपने यहाँ पे इनर कॉलम में वर्किंग दिखाया तो भी चलेगा, क्योंकि वर्किंग होना चाहिए। अलग से वर्किंग नोट बनाओ तो भी ठीक है, या इनर कॉलम में दिखाओ तो भी ठीक है, वर्किंग इज मस्ट। अब हमने वही दिन पे 110/19 को ही एक और ट्रक परचेस किया 60 लाख, ठीक है। तो अब कितने ट्रक है मेरे पास? भाई साहब 9 ट्रक मेरे पास वैसे हैं जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख का था, ठीक है। और एक ट्रक मेरे पास ऐसा है जिसका अभी ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 60 लाख, ठीक है, ओके। अब 31 दिसंबर को डेप्री की बारी आई। कितने ट्रक डेप्री करेंगे? पुराने वाले 9 ट्रक और नए वाले एक, राइट, 60 लाख। पुराने वाले का कॉस्ट कितना होगा भाई? ओरिजिनल कॉस्ट एक का 50 लाख, तो 9 का कितना हो जाएगा? 4 करोड़ 50 लाख। तो मैं उसके ऊपर डेप्री देता हूं 20%, राइट, पूरे साल का। अगर आप ऐसे नहीं करते, अगर आपने अलग से वर्किंग नोट बनाया हुआ है 10 लाख पर एनम एक ट्रक का डेप्रीसिएशन, तो 9 ट्रक है तो उसके हिसाब से पुराने वाले ट्रक का डेप्री आपका हो जाएगा 90 लाख रुपीस, है ना। अब नया वाला ट्रक 60 लाख, उसके ऊपर भी 20% मतलब 12 लाख का डेप्री हो जाएगा उसका, ठीक है। पर 12 लाख के हिसाब से क्या हम पूरा डेप्री प्रोवाइड करेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो ट्रक सिर्फ हमारे बिजनेस में यूज हुआ है 3 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 12 लाख का 3 महीना, ठीक है। तो बाई 4 कर देंगे, 3 लाख, 12 लाख 12 महीने के लिए, एक महीने का कितना? तो मेरा टोटल डेप्री आ जाएगा 93 लाख, और मेरा बैलेंस कैरी डाउनलोड हो जाएगा, बैलेंसिंग फॉर 282 ओपनिंग बैलेंस। अब नेक्स्ट ईयर डेप्री कितना दोगे? आप दो तरह से कैलकुलेशन दिखा सकते हो, वैसे ही कि भाई 10 लाख एक ट्रक का, तो 9 का कितना? 90 लाख, और 12 लाख जो है नए ट्रक का वो एक, तो 12 लाख, तो मतलब 102 लाख, ऐसे आप दिखा सकते हो। चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई मैंने टोटल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रक, राइट, लाइंग विथ मी, मैंने वैसे कर दिया कि भाई 50 लाख का एक मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब 4.5 करोड़, और 60 लाख प्लस, मतलब टोटल मेरे पास जो ट्रक है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है भाई?
5 करोड़ 10 लाख, उसका 20% मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर वही रहना है, 510 लाख रुपए इंटू 20 102, राइट। तो वो आ गया और बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A। शायद लगता है आईसीएआई का क्वेश्चन नंबर 3A वो फेवरेट बन चुका है लिखने के लिए, क्या अपना कंसाइनमेंट, क्योंकि दिसंबर में भी 3A आपका कंसाइनमेंट के ऊपर ही था, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफ कोलकाता हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग टी सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सी स्टोर ऑफ मुंबई। तो सी स्टोर्स ऑफ मुंबई वो क्या हो गया आपका कंसाइनी, और ए प्रोडक्ट लिमिटेड कंसाइनर हो गया। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया गया। अब कैसे दिया है, 5 kg 10 और 10 kg, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन योर स्टडी मटेरियल, राइट। तो वहां पे कुछ अलग थे टर्म्स, बाकी तो सेम है, पैटर्न सेम। कॉस्ट प्राइस 100 and 180 फॉर 10, सेलिंग प्राइस 150 and 250, क्वांटिटी कंसाइन 150 and 100 tins, 1010 and 1010, right. Consignment was booked on a freight to pay basis. टू पे बेसिस का मतलब होता है कि रिसीविंग पार्टी विल पे द अमाउंट और द एक्सपेंस ऑफ दैट ट्रांजिट। अगर कलकत्ता से मुंबई कुछ भेजा जा रहा है तो अगर कुछ नहीं बोला है तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनर टू पे एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे टू पे बेसिस बोला कंसाइनर ने कि कंसाइनी तुम पे कर देना भाई, है ना, तुम पे कर देना, तो ये टू पे बेसिस हो गया, तो इसको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा उसका। बट ये क्या है, ट्रांजिट के दौरान पे किया गया एक्सपेंस है, ये याद रखना है। द फ्रेट वॉज चार्ज एट 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू। ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है कैलकुलेट करने का, राइट, सेलिंग प्राइस के 5%। तो इसका जो है 5 kg टिन 150 उसका सेलिंग प्राइस है, तो ये 1000 इंटू 150 इंटू 5%, ये हो जाएगा आपका फ्रेट पेड फॉर 5 kg टिन्स, एंड ये 1000 टिन 250 इंटू 5%, ये हो जाएगा फ्रेट पेड फॉर 10 kg टिन्स, ठीक है। C stores sold 505 kg tins, okay, and 801 kg tin. It paid insurance of 10,000 and storage of 20. तो ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस है और कंसाइनी ने जो सेल्स किया है वो। C store is entitled to a fixed commission of 10%. ठीक है, जितना भी सेल्स करेंगे वो उसका फ्लैट 10% उनको मिलेगा कमीशन। During transit, 50 quantity of 5 kg and 20 quantity of 10 kg tin got damaged and transporter paid 5,000 as damage charges. कॉम्पनसेशन हमको दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम 50 क्वांटिटी 5 kg का कॉस्ट फाइंड करेंगे प्रपोर्शनेट, और 20 टिन्स ऑफ 10 kg वाले उसका प्रपोर्शनेट कॉस्ट फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके उसमें से 5,000 कंपेयर करेंगे। अगर कॉम्पनसेशन ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉम्पनसेशन कम हुआ तो वो लॉस हो जाएगा। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को बोला है, बट इसके लिए आपको पहले थोड़े वर्किंग करने पड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का, फिर आपके ये अबनॉर्मल लॉस वगैरह का, ठीक है। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं प्रेफर करता हूं स्टेटमेंट बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेन आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 1000 5 kg टिन कितना है 1 लाख, क्यों, क्योंकि भाई साहब उसका कॉस्ट पर यूनिट 100 था, और यहाँ पे 1000 यूनिट 1,80,000, क्यों, क्योंकि उसका कॉस्ट है 1,80,000। अब हम उसमें क्या करेंगे, ट्रांजिट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तो ऐड एक्सपेंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू कंसाइनी। 5 kg टिन जैसे कि मैंने वहां पे वर्किंग दिखाया था आपको, 1,150 इंटू 5%, जो कि मुझे मिल रहा है 7,500। दूसरा 1,250 इंटू 5%, जो मेरे को मिल रहा है 12,500। मतलब जो गुड्स अभी कंसाइनी को हम भेज रहे हैं वो 1005 kg टिन की टोटल कॉस्ट मुझे हो जाएगी 1,07,500, और इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1,92,500। अब क्या कोई लॉस्ट इन ट्रांजिट है? जी हाँ, कुछ लॉस्ट इन ट्रांजिट 50 5 kg वाले टिन और 20 10 kg वाले टिन। इसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट फाइंड करेंगे कि भाई 1000 के लिए इतना, तो 500 के लिए कितना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, राइट। वन कैन से हम प्रोपोर्शन लेते हैं, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि भाई 1000 के लिए 1,07,500, तो इसके लिए कितना, तो ये आपको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मिल गया। सेम हम 10 kg के लिए करेंगे तो उसका भी हमको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके आगे बाद 950 जो कंसाइनी को मिले हैं उसका कॉस्ट मिल गया आपको, और 980 का कॉस्ट मिल गया डिडक्शन के बाद।
अब हमको ये देखना होता है कि क्या कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, राइट, यहाँ पे। अब देखा जाए नॉन रिकरिंग मतलब कि अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन हमने जो खर्चा किया। यहाँ पे एक है स्टोरेज चार्जेस। स्टोरेज तो गोडाउन का ही रेंट होता है, तो वो तो कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इंश्योरेंस, यहाँ पे कोई आपको ठोस सबूत नहीं दिया गया कि इंश्योरेंस कौन सा है। क्या ये ट्रांजिट इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन है? अगर ट्रांजिट इंश्योरेंस होता, मतलब ट्रांजिट इंश्योरेंस इन द सेंस कि कंसाइनी को कोई एक जगह पे गुड्स मिला है और वहां से वो अपने गोडाउन में लेके जा रहा है, तो वो ट्रांजिट के लिए अगर उसने इंश्योरेंस पे किया है, तो अगर वो वाला इंश्योरेंस है तो ये कॉस्ट में ऐड होगा। अगर ये गोडाउन का रेंट, गोडाउन का इंश्योरेंस है, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट में हो जाएगा, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे इसीलिए एक नोट लिख दिया कि भाई कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो गोडाउन का है, और इसलिए हमने उसको इग्नोर किया है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, रीइंबर्समेंट तो होगा, चाहे रिकरिंग एक्सपेंस हो या नॉन रिकरिंग, रीइंबर्समेंट सबका होता है। ठीक है, आगे। तो अब बचा क्या? कोई नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी भी नहीं है, तो सीधा सीओजीएस माइनस करेंगे। 500 के लिए कितना, अब 950 के लिए यहाँ पे भी हम वही प्रपोर्शन यूज करेंगे, और जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक मेरे को मिल गया। अब अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, तो ये मिल गया 5 kg का 1 लाख और 10 kg का 180, टोटल कॉस्ट इज 280 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या कंसाइनर ने कोई खर्चा किया? कंसाइनी ने किया हुआ है क्या? तो सी स्टोर फ्रेट उसने 20,000 रुपीज पे किया। कैसे 20? 7,500 और 12,500 दोनों को ऐड कर दो, कितना मिल गया आपको? 20,000 रुपीज वो उन्होंने टोटल एक्सपेंस पे किया है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस और स्टोरेज चार्जेस वो भी रीइंबर्स करेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई अबनॉर्मल लॉस हो रहा है। अबनॉर्मल लॉस कितना है? अबनॉर्मल लॉस 5375, ये रहा वो वैल्यू, और 3850 दोनों का मिला के हमको टोटल अबनॉर्मल लॉस हो रहा है। बट अगेंस्ट दैट 5,000 क्या मिल रहा है हमको? कॉम्पनसेशन मिल रहा है, राइट, जो यहाँ पे लिखा है हमने बाय बैंक डैमेजेस। तो इसका एंट्री क्या होगा कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। पीएनएल में क्या जाएगा? अर्न रिकवर्ड अमाउंट, राइट, और कंसाइनमेंट में टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। अगर ये नहीं लिखना है तो आप वहां पे बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट करके भी लिख सकते हो, राइट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेटिव। दूसरा यहाँ पे अब सेल्स, सी स्टोर ने सेल्स कितना किया है? 500 एट 150, जो 5 kg टीन सेल किया वो सेलिंग प्राइस पे किया होगा, तो वो हो गया कितना? 75,000। फिर 800 एट 250, वो 2 लाख, मतलब टोटल 2,75,000 का सी स्टोर्स ने सेल किया हुआ है। ठीक है, अब 2,75,000 में कमीशन देना पड़ेगा। वो कमीशन यहाँ पे कितना है? 10% फ्लैट, तो 27,500, मतलब उनको क्या क्या हम देंगे? 20,000 जो फ्रेट जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो, 10,000 इंश्योरेंस का देना है, 20,000 उनको रीइंबर्स करना है जो स्टोरेज कॉस्ट था वगैरह, और 27,500 कमीशन। मतलब ऑल इन ऑल 77,500 इज द टोटल एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स्ड और टू बी पेड टू सी स्टोर। तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया, डेबिट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, या फिर आप कंसाइनमेंट या इन्वेंट्रीज विद कंसाइनी जो भी लिखो। तो 5 kg का कितना है? 48,375, वो लिख दिया हमने यहाँ पे, और 10 kg का 34,650 वो भी लिख दिया। तो टोटल इन्वेंट्री हो गया 83,025। डिफरेंस 9,750 विल बी योर प्रॉफिट। तो ये कहाँ चला जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में यहाँ पे आपको बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट। हमको अकाउंट करंट बनाना है। यहाँ पे 5 मार्क का एक सीधा साधा छोटा सा क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफिकल्ट, और सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन इन योर स्टडी मटेरियल। लास्ट एग्जाम में आया था, वही समझ लीजिए क्वेश्चन है, माइनर चेंजेस हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा पैटर्न वही पकड़ रखा है इन लोगों ने। एज सेंट बाय अमित टू पीयूष। अब अमित सेंड कर रहे हैं पीयूष को, मतलब कि हमको बनाना है पीयूष का अकाउंट ही, तो बनेगा पीयूष इन अकाउंट करंट विथ अमित on 31st December 2020, okay, by means of product method, very good, charging interest at 8% per annum, ठीक है। तो 1/9/2020 बैलेंस ड्यू फ्रॉम पीयूष 900, मतलब बैलेंस रिसीव करना है हमको पीयूष से। तो इसका प्रेजेंटेशन हम कुछ ऐसे बना देंगे, पीयूष इन अकाउंट करंट विथ अमित, राइट, देन इंटरेस्ट टू 31 December 2020 8%, राइट।
डेट 1 सितंबर, बैलेंस उसका ड्यू डेट कुछ नहीं होता, 900, ठीक है। फिर 15 अक्टूबर सोल्ड गुड्स टू पीयूष, तो पीयूष टू सेल्स, तो यहाँ पे वो लिख देंगे हम टू सेल्स, 15 अक्टूबर ही ड्यू डेट होगा। अगर कोई ड्यू डेट नहीं दिया है तो ट्रांजेक्शन इटसेल्फ विल बिकम योर ड्यू डेट, तो 1450, चलो ये दो मिल गया। फिर गुड्स रिटर्न बाय पीयूष 20 अक्टूबर 250 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या, सेल्स रिटर्न टू पीयूष, 20 अक्टूबर ही ड्यू डेट होगा, अमाउंट 250। फिर 22 नवंबर पेड, पीयूष पेड बाय चेक 1200, अब पीयूष ने चेक दिया तो बैंक टू पीयूष 20 नवंबर 1200, 20 नवंबर 1200, ओके। उसके बाद 15 दिसंबर रिसीव्ड कैश, कैश टू पीयूष 600, चलो तो ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको डेज कैलकुलेट करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड है तो यहाँ पे ड्यू डेट से लेके टिल द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट, ड्यू डेट यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, एंड एज पर रूल जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर भी हमको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर करते हैं, वो डेट भी हम कंसिडर करते हैं, राइट। तो सितंबर के 30, अक्टूबर 31, नवंबर एंड दिसंबर, तो उसका हमको डेज मिल जाएगा 122, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट मिल गया। फिर 15 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, अक्टूबर में 15 दिन चले गए 31 में से, बचा कितना, 16 अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो वो मिल गया मेरे को 77। अच्छा, उसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 20 अक्टूबर, अक्टूबर के कितने दिन बचे, 11, और नवंबर और दिसंबर, तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 72, 5 दिन का ही फर्क है दो ट्रांजेक्शन में। उसके बाद 22 नवंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं, बचा कितना, 8, और दिसंबर 31 मतलब 39 डेज, और 15 दिसंबर, तो दिसंबर में 16 दिन बचे, वही आएगा। अगर आप ध्यान से स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देखें ना तो यही नंबर ऑफ डेज भी आते हैं, एक्सेप्ट दिस 122 बिकॉज वहां पे 1 जुलाई से अक्टूबर लिया था, क्योंकि जुलाई में 31 डेज होते हैं बस, बाकी सब सेम है। तो उनका प्रोडक्ट मिल गया, हमको बैलेंस मिल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या क्लोज करते हैं, प्रोडक्ट क्लोज करेंगे, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मिल गया। जिस तरफ प्रोडक्ट का बैलेंस होता है, राइट, बैलेंस होता है प्रोडक्ट का, उसके ऑपोजिट हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट 147,050 इंटू 8% दिया हुआ है, 1/365, 32.23। अब यहाँ पे अज्यूम हमने किया है कि भाई वो क्या फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये जो साल है ना भाई, वो है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2013 का, सॉरी 2021, आई एम सॉरी 2021, ठीक है। तो ये जो साल है वो लीप ईयर नहीं होगा, 2020 में लीप ईयर अगर आ सकता है तो ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फरवरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, 1920 में फरवरी काउंट होता है, तो इसलिए हमने इसको 365 ले लिया है। बट अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कैलेंडर है तो यहाँ पे 366 लेना पड़ता, ये कैलकुलेशन में डिवाइड बाय 366 करेंगे और उसका रफली कुछ आंसर 32.1413 ऐसे कुछ आएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 8-10 पैसे का फर्क पड़ता है। और अगर आप राउंड ऑफ कर देते हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपका आंसर ₹32 ही है, तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर टू बी ऑन सेफर साइड मैंने ये यहाँ पे नोट लिख दिया है, ठीक है। और वो हम इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड 332.23, नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी। अगर आपने स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह सब प्रैक्टिस किए हैं तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पार्ट सी। अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टू सब पार्ट, इधर 1 और 2, मतलब 5 मार्क के लिए आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक करो 5 मार्क के लिए, ठीक है। पहला जो है वो है सेलन अप्रूवल के बेस पे, और दूसरा जो है वो एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। अगर चॉइस दिया जाए तो पर्सनली मैं सेलन अप्रूवल प्रेफर करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन पूछा है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 100 units of goods costing 500 each sent to XYZ Limited on sale or return basis at 750। हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजा है, कितना, 100 at 750, ठीक है। तो जब हम भेजेंगे तो उसका एंट्री आ जाएगा XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, 70 100 यूनिट इंटू 750 सेलिंग प्राइस से, तो हो जाएगा 75,000 रुपीज, ठीक है।
दिस ट्रांजेक्शन वॉज हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। यहां से हमको पता चलता है कि ये पहली मेथड है, ठीक है। तो हमने सेल्स का तो एंट्री दे दिया। फिर क्या है, आउट ऑफ अबाउ ओनली 60 यूनिट्स वर एक्सेप्टेड। अब जनरली एक्सेप्टेंस का कोई हम एंट्री पास नहीं करते, प्रोवाइडेड वो स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस, जो हमने सेलिंग प्राइस दी है, जो हमने इनवॉइस प्राइस मुकर्रर की है, अगर उसमें एक्सेप्ट होता है तो। बट यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ 700 पे। XYZ लिमिटेड ने वो खरीदा तो सही, बट वो बोला कि भाई 700 में देते हो तो दो, कोई बात नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 50 रुपीज का, एंड दैट टू ऑन 60 यूनिट। मतलब ऑन एन एवरेज मुझे 3000 रुपए का रिडक्शन करना पड़ेगा। ये 60 यूनिट्स जब मैंने भेजे थे तो मैंने क्या किया था, कस्टमर अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स पूरा अमाउंट लिखा था, राइट। अब वो 3000 से कम करना है तो मैं एंट्री रिवर्स कर दूंगा, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। तो सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 3000, ट्रेड रिसीवेबल अगर आप XYZ लिमिट लिखते हैं तो भी इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप उसको डेटा ट्रीट कर रहे हो, राइट। इसलिए मैंने ब्रैकेट में उनको XYZ लिमिटेड रख दिया है टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। अब क्या भाई, 100 यूनिट अगर आप देखो आपने भेजे थे, उसमें से 60 यूनिट्स एक्सेप्ट हो चुके हैं, ज्यादा प्राइस कम प्राइस या वही प्राइस पे बट हो चुके हैं। अब बाकी 40 का क्या, तो बोला है भाई नो इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस यूनिट्स एट द ईयर एंड। अब अगर एक्सेप्टेंस का कोई हमको नहीं बताया गया, राइट, 40 यूनिट्स का एक्सेप्टेंस का कुछ नहीं बताया गया हमको 40 यूनिट्स का, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको हम एज पर सडन अप्रूवल हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो अभी सेल नहीं हुआ है। हम ये अज्यूम करते हैं कि अभी कस्टमर के पास वो टाइम है टू राइट, आई मीन टू रिटर्न द गुड्स, ठीक है, राइट टू रिटर्न उसके पास पड़ा हुआ है अभी। तो अब क्या, अब ये 40 गुड्स को हम अपना सेल्स नहीं मान सकते, तो हमको पहले रिवर्सल का एंट्री पास करना पड़ेगा। सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल कितना, 40 यूनिट्स 750 पे, ये आएगा तब 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 2020 को। और अब क्या, अगर ये सेल नहीं है तो ये हमारा इन्वेंट्री लाइन विद कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब मार्केट वैल्यू का कोई और इंडिकेशन हमको नहीं दिया तो हम कॉस्ट पे ही वैल्यू कर लेंगे उसको। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, उसको कहां लेके जाएंगे, ट्रेडिंग में। 400 और कॉस्ट जो है 500 रुपए स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 40 इंटू, माई मिस्टेक, 40 इंटू 500, राइट, तो 20,000 रुपए। मतलब आपको कुछ 3-4 एंट्री लिखना है विद नरेशन, और उसके ऐसे आपको 5 मार्क दे रहा है फ्री गिफ्ट। नो टाइम यू कैन एंड कैश दिस, ठीक है। बट चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है एवरेज ड्यू डेट, राइट। तो महेश हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। महेश के पास ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल है अगेंस्ट राजेश, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट इज कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब वही है, प्रीवियस अटेम्प्ट भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि जहां पे आपको ड्यूअल, राइट, म्यूचुअल ट्रांजेक्शंस दिए हैं, वन वे ट्रांजेक्शंस नहीं दिए थे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव करके एक टेबल बनाओ, या फिर अगर आप ICAI का एक फॉर्मेट फॉलो करते हो तो उसको क्या करोगे, दो अलग अलग टेबल बना दो, एक बिल्स रिसीवेबल का एक बिल्स पेएबल का, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि 15 अगस्त वॉज पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। तो हम अगर कोई ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे को फॉल करता है तो हम क्या करेंगे, प्रिसीडिंग वर्किंग डे ले लेंगे, मतलब 14 अगस्त ले लेंगे, ठीक है। एंड हाउएवर 10 सितंबर वाज सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे, तो 10 सितंबर अगर सडन हॉलीडे है तो सब्सीक्वेंट वर्किंग डे है ना, वी फॉलो द रूल PPSS, पब्लिक हॉलीडे तो प्रिसीडिंग वर्किंग डे, सडन हॉलीडे सब्सीक्वेंट वर्किंग डे, राइट। तो ये हम रूल फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई डेट आता है 10th को तो हम उसको ले लेंगे 11 सितंबर को, ठीक है। आंसर में मैंने वो हाईलाइट तो किया ही हुआ है बट ये अभी रेफरेंस के लिए। चलिए 12 जून 5000 3 महीना, तो मैंने रिसीवेबल लिख दिया पहले यहाँ पे। 12 जून उसका मेच्योरिटी डेट और ड्यू डेट सेम ही होता है, जब भी हम बिल्स के बारे में बात करते हैं तो 3 डेज ऑफ ग्रेस हम बकायदा ऐड करते हैं। तो 12 का हो जाएगा 15 और 3 महीना है तो 6 का हो जाएगा कितना, 9, मतलब 15 सितंबर 5000 रुपए। फिर 10 जुलाई एक महीना, तो 10 जुलाई से एक महीना, जुलाई से एक महीना अगस्त, और 10 से 13, तो ये 13 अगस्त मिल गया आपको। अमाउंट कितना है भाई साहब, 6200। 15 जुलाई 3 महीना, तो जुलाई से 3 महीना मतलब अक्टूबर, राइट।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और 15 से 3 दिन 18, तो ये 18 अक्टूबर मेरा मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा। 12 जून 2 मंथ्स, तो जून से जुलाई और अगस्त, 12 प्लस 3 15। अब यहाँ पे भाई साहब 14 लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उसकी वजह से यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। तो ये मैंने हाईलाइट किया। एग्जाम में आपको कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती, आपने 14 अगस्त लिखा है, दैट इज इनफ। फिर 28 जून 2 महीना, तो जून से लेके जुलाई अगस्त, राइट, और 28 प्लस 3 तो 31, और अगस्त में 31 होते हैं, तो 31 अगस्त, राइट, 31 डे, आई मीन 31 डेज होते हैं, राइट, उसमें। फिर पेएबल में 27 मई 3 मंथ्स, मई प्लस 3, राइट, 5 प्लस 3 8, और 27 प्लस 3 मतलब 30 अगस्त आ गया। फिर 7 जून 3 मंथ्स, जून से 3 महीना मतलब 7 8 9 सितंबर, 7 प्लस 3 10 सितंबर, ये वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, 11 नेक्स्ट वर्किंग डे पे लेके जाएंगे। 10 जुलाई 1 महीना, वो 13 अगस्त। अब देखो, दोनों के लिए एक रूल हमको रखना पड़ता है कि ड्यू डेट सेम रखो। दोनों के लिए एक रूल है, ड्यू आई मीन सॉरी, बेस डेट सेम रखो, नॉट ड्यू डेट, बेस डेट सेम रखो, जहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बेस डेट कौन सा लो, आप कोई भी ले सकते हो, आप अपना जन्मदिन ले सकते हो, है ना, बट शायद वहां से कैलकुलेशन बढ़ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो अर्लीएस्ट ड्यू डेट हो दोनों में से, राइट, उसको हम बेस डेट मानते हैं। अगर उसको हमने बेस डेट मान लिया तो क्या होगा, एटलीस्ट वो कैलकुलेशन तो जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमको पीरियड फाइंड करना होता है फ्रॉम बेस डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे अर्लीएस्ट 13 अगस्त है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है भाई, 13 अगस्त, मतलब 13 अगस्त के पहले हमारे पास कुछ नहीं है, तो 13 अगस्त बेस डेट ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं हमको। 15 सितंबर, अगस्त में कितना बाकी है, 31 माइनस 13 मतलब 18, ठीक है, प्लस सितंबर का 15, तो 33 डेज आएगा। सेकेंड 13 अगस्त 0, 18 ऑफ अक्टूबर, अगस्त में कितना बाकी 18, प्लस सितंबर 30, प्लस 18 मतलब 66 डेज हो जाएगा। 14 ऑफ अगस्त, 13 से 14 एक दिन, 31 अक्टूबर, अगस्त सॉरी 18, तो उसको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे, हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये, ठीक है, और उसका टोटल रिसीवेबल है 18700। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 30 अक्टूबर, तो अगस्त सॉरी, तो 13 अगस्त से 30 अगस्त मतलब कितना 17 डेज। 11 सितंबर, अगस्त के 18 दिन बाकी हैं और इसके 11, तो 29, और 13 टू 13 0, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, और पेएबल इतना। हमारा फॉर्मूला क्या है कि एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, मतलब ये 13 अगस्त, प्लस प्लस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए, राइट, तो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट एंड डेज। ये डेज में इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये जो पूरा हमको आंसर मिलेगा दैट विल बी इन नंबर ऑफ डेज, इसके वास्ते हमने यहाँ पे डेज लिखा हुआ है। 13 अगस्त 442 500 माइनस 178 900 एंड 18 700 माइनस 12 700, राइट, तो जो आएगा 13 अगस्त प्लस 43 डेज 43 प्लस समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 44 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 26 सितंबर। अगर आप इसको रिवर्स कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 26 को अगर पेमेंट हुआ तो इंटरेस्ट कुछ आएगा नहीं आएगा, कुछ राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से 10-15 पैसे पे कुछ इंटरेस्ट आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। आप चाहो तो उसका रिवर्स वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4A, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, similar to question given in study material, 10 मार्क, मतलब अगेन दिस इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम ICAI, राइट, ज़्यादा आपको इसमें कुछ वर्किंग नहीं करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, और 10 मार्क के लिए, तो दिस इज गुड क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स, PQR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है, और फिक्स कैपिटल दिया है, मतलब कि ये लोग फिक्स और करंट अकाउंट वो मेंटेन कर रहे हैं, राइट, तो 30, 12 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Partners be allowed interest on capital at 8%, right? But no interest to be allowed on undrawn profits or charge on drawing, ठीक है, मतलब फिक्स कैपिटल के ऊपर 8% हमको इंटरेस्ट देना है उन लोग को। Upon death of partner, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for the last 3 years to 31st December preceding the death of the partner। जिस साल में डेथ हुआ है उसके प्रीवियस, राइट, 3 साल हमको लेने हैं, उसका एवरेज करेंगे और 2 इयर्स की परचेज करना है, ठीक है।
that an insurance policy of 25,000 each was taken in individual name of each partner. Okay, सबके नाम पे हमें यहाँ पे सेपरेट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन दिया गया है. प्रीमियम वॉज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ठीक है, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वॉज 20% ऑफ द सम अश्योर्ड. अब जब ये दिया जाता है तो जनरली अगर किसी की डेथ होती है, राइट, कोई भी पार्टनर की, तो हम वहां पे क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर डेथ हो गई तो जो पार्टनर की डेथ होती है उसका पॉलिसी का पूरा पैसा मिलेगा और बाकी दो का हम सरेंडर वैल्यू कंसिडर करते हैं, राइट. चलिए, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड with his share of profit, interest on capital etc calculated up to 31st December following his death. मतलब उसको 31st दिसंबर तक रखा जाएगा और तब उसको पेमेंट किया जाएगा, उसको पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा और पूरा प्रॉफिट भी दिया जाएगा. ये अग्रीड है यहाँ पे. That the share of partnership policy and the goodwill be credited to deceased partner on 31st December. मतलब सब कुछ पूरा सेटलमेंट 31st दिसंबर को हो जाएगा. ठीक है, and the partnership books to be closed annually on 31st December. जाहिर सी बात है. P died on 30 September. ठीक है, amount standing to the credit of his current account on December 19 was 5,000. तो current account में 5 का बैलेंस है पॉजिटिव, और from that date to the date of death he has withdrawn 30,000. तो डेथ के टाइम तक उसने 30,000 फर्म से विड्रॉ किया है. ठीक है, तो हम एडजस्ट कर देंगे. Unrecorded liability of 6,000 was discovered on 30 September. अब ये unrecorded liability है, उसमें भी हमको जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर लेना पड़ेगा. It was decided to record it immediately and pay it off. ठीक है, डिसीज पार्टनर है P, उसका शेयर कितना है भाई PQR में 211, मतलब उसका शेयर हो जाएगा 2/4 या फिर आप 1/2 ले सकते हो. ट्रेडिंग रिजल्ट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, तो हम 2020 को कंसीडर नहीं करेंगे लास्ट 3 इयर्स के लिए, हम कंसीडर करेंगे ये इसका टोटल करेंगे डिवाइड बाय 3, टोटल करके बाय 3 जो अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 वो होगा गुडविल. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू पीज लीगल हेयर ऑन 31st December 2020. ठीक है, देन इंपैक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नॉट टू बी गिवन इन अर्लियर ईयर. तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो क्या फिर पिछले साल में हुआ उसका प्रॉफिट चेंज करेंगे, वो यहाँ पे मना किया गया है. ठीक है, तो ये करंट ईयर की ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी करके हम एडजस्ट कर देंगे इसमें. ठीक है, फिर तो अगर इसका आंसर देखें हम कुछ इस तरह से हम पीस कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं जहां पे हमको ओपनिंग बैलेंस जो मिलेगा फिक्स कैपिटल का और करंट अकाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है. ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो 3 साल का प्रॉफिट जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, और एक लॉस है ना, तो ये प्रॉफिट माइनस लॉस और जो अमाउंट आएगा डिवाइड बाय 3, तो ये मिल गया मेरे को, है ना. उसमें ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दिस प्रॉफिट्स आर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे 30, 12 एंड 8, टोटल फिक्स कैपिटल इंटू 8%, तो 4,000. आप चाहो तो सब में इंडिविजुअली 4,000 4,000 4,000 माइनस कर सकते हो और फिर करो तो आपको डायरेक्ट ये अमाउंट मिलेगा, राइट. एनीथिंग इज फाइन, आपको मार्क्स मिलेंगे उसके लिए. फिर गुडविल ऑफ द फर्म 2 साल का परचेस है तो 23,660. ठीक है, अब पी का शेयर कितना होगा, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें रेक्टिफाई कर देंगे. तो ये 23,660 आउटर कॉलम सही है, राइट. वो 2/4 पी का शेयर 11,830. फिर तो ये पी का शेयर मिल गया आपको गुडविल का. हमको यहाँ पे पी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब कुछ देखना है. प्रॉफिट 2020 का कितना दिया गया आपको 13,470, पर वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे पूरे साल का, तो नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा 9,470. उसमें पी का शेयर कितना होगा हाफ, तो ये प्रॉफिट का शेयर भी मिल गया हमको. और क्या चाहिए, शेयर इन पॉलिसी. अब पी की जिसकी डेथ हुई उसका पूरा पैसा मिलेगा 25, बाकी दोनों का सरेंडर वैल्यू 20% 20%, मतलब 5-5, मतलब टोटल 35 पॉलिसी के तहत मिल जाए, तो उसमें हमको हाफ करना है, मतलब 17,500. अगर हम पी का अकाउंट देखें यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, क्या क्या देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका है 30,000 इंटू 8% फिक्स कैपिटल, वो देना ही है. ठीक है, तो 2,400 मिल गया. फिर प्रॉफिट एंड लॉस 4,735 जो यहाँ पे हमने फाइंड किया है, ठीक है, वर्किंग नोट में. उसके बाद गुडविल का शेयर जो क्यू और आर, राइट, वो दोनों उनको कॉम्पनसेट करेंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी का शेयर मिलेगा कितना 17,500. तो मतलब जो भी डिसीज पार्टनर है उसको मिलता क्या है, उसको उसका फिक्स कैपिटल और करंट मिलेगा, वो ले लिया हमने.
फिर अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका शेयर मिलेगा, वो भी ले लिया। गुडविल मिलता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, और प्रॉफिट भी, वो सब मिल गया। डेबिट क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे उसका ड्रॉइंग और उसका शेयर ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये 3000 वहां पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में भी जाएगा। 6000 इंटू 4 बाई, यहाँ पे अगर आप लिखो 6000 इंटू 1/2 या 4/2, सॉरी 2/4, राइट, हाफ, 50%, इतना अमाउंट उसको ड्यू हो जाएगा। मतलब पूरा क्वेश्चन अगर आप देखो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बहुत सिमिलर था, कोई ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट, ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, राइट। तो ये एकदम मतलब कैश मार्क्स है आपके। चलिए अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी बहुत ही इजी था। मतलब ये अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह ट्रैक करते हो तो ये 2019 के मॉडल टेस्ट पेपर में, मॉक टेस्ट पेपर में जो दिया गया था, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है विथ सम चेंज इन नंबर, सम चेंज क्या बोलूं, 0 0 ऐड कर दिया और कुछ नहीं है, राइट। एक एंट्री निकाल के सारे 0 ऐड किए हुए हैं। तो इट्स अगेन इजी, बट थोड़ा लेंथी लग सकता है, और अगर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़े हैं तो शायद यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। Dr. Deku started private practice on 1st April 2019 with rupees 2 lakh of his own fund. तो 2 लाख का कैपिटल हो गया, rupees 3 lakh borrowed fund at interest of 12% per annum, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? लोन हो जाएगा on security of his life policies, ठीक है। His account for the year were kept on cash basis, ठीक है, and following his summarized cash book। तो कैश अकाउंट आपको दिया गया है, जो भी इनफ्लो आउटफ्लो है, ठीक है, ओन कैपिटल, लोन वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे दिया 1/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंस मे बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू हिज प्राइवेट यूज ऑफ कार, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस है 1,20,000, उसमें से 1/3 चला जाएगा ड्राइंग, और जो 2/3 हो जाएगा वो आपका बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा 40,000 और ये 2/3 हो जाएगा 80,000, ठीक है। फिर एंड 30,000 रुपीज ऑफ सैलरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब ये भी उनका पर्सनल यूज हो जाएगा। तो वेजेस एंड सैलरीज जो 1,05,000 रुपए यहाँ पे दिए हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपको 1,05,000, उसमें से 30,000 वो वापस ड्राइंग कहलाएगा, और 75,000 जो है वो हम बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे ले लेंगे, राइट, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस है ड्राइंग्स, राइट, और ये बिजनेस एक्सपेंस मान लेंगे हम। The stock of medicine in hand on 31st March 2020 valued at 95। तो यहाँ पे मेडिसिन परचेज हमको दिख रहा है 245। अब ये खरीदा गया है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया गया होता तो मैं अज्यूम कर लेता कि भाई जितना खरीदा उतना ही कंज्यूम हो चुका है, राइट। बट यहाँ पे बोला है कि 245 में से 95 अभी स्टॉक है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, और बाकी का जो 1,50,000 है वो आपका बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, राइट, जो प्राइवेट प्रैक्टिस का एक्सपेंस माना जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज प्राइवेट प्रैक्टिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 20, इग्नोर डेपेरी ऑन फिक्स एसेट। तो अगर फिक्स आई मीन अगर बैलेंस शीट इसने पूछा नहीं है, पूछते तो ये क्वेश्चन 15 मार्क के लिए हो जाता था, बट बैलेंस शीट नहीं पूछा, 10 मार्क के लिए है। सिर्फ आपको इनकम एक्सपेंस और कैपिटल बनाना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, जो जो ये एडजस्टमेंट लिखे हैं हमने, वो जब आएगा तब देखेंगे, बाकी सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। चलिए, तो अगर हम देखें ओन कैपिटल 2 लाख रुपए कहाँ जाएगा? कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे बाई कैश, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो। लोन जो लिया है वो कहाँ जाएगा? आपके बैलेंस शीट में। तो अभी यहाँ पे ना तो इनकम एक्सपेंस में आएगा ना कैपिटल में आएगा। प्रिस्क्रिप्शन फी वो उनके प्राइवेट प्रैक्टिस का ही एक हिस्सा है, इनकम है, तो वो वहां चला जाएगा। तो इनकम एक्सपेंस में प्रिस्क्रिप्शन फी लिख दिया हमने 6,60,000। फिर क्या है? विजिटिंग फी, लेक्चर फी, ये सारे के सारे उनके इनकम गिने जाएंगे। तो विजिटिंग फी, फीस फ्रॉम लेक्चर 24, ठीक है। फिर पेंशन रिसीव, अब ये पेंशन जो है वो उनके प्रैक्टिस से नहीं मिलता हमको, ठीक है। तो ये जो पेंशन है वो क्या हो जाएगा भाई? उसका पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, पर्सनल इनकम हो जाएगा, राइट। तो ये चला जाएगा कैपिटल में डायरेक्टली, कैश, राइट, पेंशन रिसीव। फिर रिसिप्ट खत्म हो गया। एक्सपेंस में मेडिसिन परचेज 245, मैंने पहले ही बताया, हम इनकम एक्सपेंस में अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? सिर्फ 1,50,000। चलिए, तो वो यहाँ आएगा इनकम एक्सपेंस में मेडिसिन कंज्यूम, परचेज इतना, लेस स्टॉक, तो आपका कंजम्पशन हो गया 1,50,000 रुपीज।
और ये 95 बैलेंस शीट में जाएगा जो कि हमको बनाना नहीं है। फिर सर्जिकल इक्विपमेंट अगेन नॉट एप्लीकेबल, बैलेंस शीट आइटम। मोटर कार नॉट एप्लीकेबल, बैलेंस शीट आइटम। इसका एट द मोस्ट डेप्री आ सकता था बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है डेप्री इग्नोर करो, ठीक है। मोटर कार एक्सपेंस अगेन ये एडजस्टमेंट है, रेशियो में डिवाइड करेंगे तो देखो मोटर कार एक्सपेंस 120 का 2/3 जैसे हमने डिस्कस किया 80,000, और यहाँ पे मोटर कार एक्सपेंस 120 का 1/3 40,000 कहाँ जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में एज ड्राइंग। तो ड्राइंग के हेड के नीचे ही हमने पर्टिकुलर्स दे दिया है। फिर वेजेस एंड सैलरीज 1,05,000, उसमें से यहाँ हमारा एडजस्टमेंट है भाई 30 ड्राइंग्स और 75 बिजनेस एक्सपेंस, तो यहाँ पे चला जाएगा वो 30 वेजेस फॉर डोमेस्टिक सर्वेंट ये आ गया, और यहाँ पे 75। फिर आपको दिया गया रेंट ऑफ क्लिनिक, जनरल चार्जेस, ये दोनों आपके इनकम एक्सपेंस में जाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पे भाई रेंट और जनरल चार्जेस, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड फर्नीचर, एक्सपेंस ऑन डॉटर्स मैरिज, ये सारे के सारे क्या होंगे पर्सनल एक्सपेंस हो जाएंगे, तो ड्राइंग्स के तौर पे हम इसको कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हम देखें दिया गया हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड फर्नीचर एंड डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस 180, 25 एंड 215, ठीक है 180, 25, 215। इंटरेस्ट ऑन लोन ये बिजनेस के लिए लिया गया है, तो उसका एक्सपेंस हम इनकम एक्सपेंस बीच में डेबिट कर देंगे। फिर लास्ट में है कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक वो बैलेंस शीट आइटम है वहां चला जाएगा, मतलब ऑन एंड ऑल सारी आइटम कवर कर ली, कुछ बाकी नहीं है। तो अब इनकम एक्सपेंस में बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे जो कि आएगा मेरा नेट इनकम सरप्लस, राइट, वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट माइनस डेबिट ये बैलेंस कैरिड, मतलब नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5A, जो कि आपको पूछा गया था सिर्फ 5 मार्क के लिए, इन्वेंटरी से क्वेश्चन था, नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventories on 31st March 2020। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया गया है 350, परचेजेस दिया हुआ है सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस आपको दिया है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 19, मतलब प्रीवियस ईयर की बात की जा रही है, a sum of ₹20 was written off on a particular item which was originally purchased for 55। तो मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है ना हमको यहाँ पे 350, वो दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक नॉर्मल गुड्स का एक अबनॉर्मल गुड्स का, ठीक है। तो अबनॉर्मल कितना है यहाँ पे, अबनॉर्मल है कि भाई जो 55,000 रुपए का गुड्स हमने लास्ट ईयर परचेस किया था उसमें हमने 20,000 रिड्यूस कर दिया है, तो इसका मतलब वो गुड्स अभी मेरे बुक में कितनी वैल्यू से मौजूद है 35,000 से। अच्छा, तो ये 350 में दो पार्ट कर सकते हैं हम कि भाई 35,000 अबनॉर्मल है एक स्पेशल आइटम और बाकी का नॉर्मल, ठीक है, समवेयर अराउंड 315, ठीक है। फिर एंड विच वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 50। अब ये अबनॉर्मल गुड जब हम सेल करेंगे तो उसके ऊपर नॉर्मल जीपी नहीं मिलता है ना, अबनॉर्मल का डेफिनेशन ही ये बोलता है कि भाई ऐसा गुड्स की जिसके ऊपर आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पा सकते, राइट। तो 50 में हमने सेल कर दिया, तो क्या मैं बताऊं कि ये जो सेल्स है आपका 1850, उसमें से 18 लाख है वो नॉर्मल गुड्स का सेल रहेगा और ये 50,000 है वो अबनॉर्मल का सेल्स। इन शॉर्ट ये ट्रांजैक्शन के बाद इतना तो कंफर्म हो चुका है कि एट द एंड आपके पास कोई अबनॉर्मल गुड्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जो भी ओपनिंग था आपने बेच दिया, अब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, ठीक है, हमें अभी वो नहीं सोचना है, हमको इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना है। तो 35 का गुड्स हमने 50 में बेच दिया, सारा का सारा गुड्स बेच दिया, तो मतलब जो होगा वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स का ही हमारे पास स्टॉक बचेगा, ठीक है। एक्सेप्ट द अबव mentioned transaction GP earned during the year was 20% on sales, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिर्फ इतना ही अपने स्टडी मटेरियल से ध्यान से पढ़ो तो आपको ये पता चलेगा कि भाई सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस इज नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ आंसर ऐसे बन जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक 350 माइनस जो अबनॉर्मल आइटम है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे तो कितना आएगा 315। फिर ऐड परचेजेस, जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट में यही मान के चलूंगा कि ये पूरा का पूरा परचेज क्या होगा भाई नॉर्मल गुड्स का रहेगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी ऐड होंगे क्योंकि इट्स अ प्रोडक्शन एक्सपेंस, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको मिल गया 16,15,000। ये क्या हो गया आपका
नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, इतना सेल करने के लिए अवेलेबल है भाई साहब। फिर क्या, सेल्स बुक के हिसाब से आपका सेल्स कितना हुआ 1850, 50,000 का अब नॉर्मल का था, माइनस किया तो मतलब कितना बचा, नॉर्मल का सेल्स 18 लाख। ये सेल्स के ऊपर आप 20% कमाए होंगे, तो माइनस 20% कर दो, तो मतलब मेरा सीओजीएस कितना है 1450, मतलब जितना अवेलेबल था सेल करने के लिए उसमें से इतना सेल कर दिया, बाकी जो बचा वो क्या 175 है ना, वो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और यहाँ पे आपके लिए नोट भी एक दे दिए हैं हम कि भाई ये इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ऑल इन ऑल इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी। ये हो सकता है, वैसे तो है इजी क्वेश्चन, बट हाँ ये क्वेश्चन में शायद हो सकता है कि आप कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक कर दो, तो ये थोड़ा मैं बोलता हूं कि पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट इसको बोल सकते हैं कि इसमें चांसेस है कि आप कुछ अमाउंट में इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक कर दो, तो ध्यान से फोकस करेंगे। और ये भी मैंने जैसे बताया कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था प्राइवेट प्रैक्टिस वाला डॉक्टर का, वो जो मॉक टेस्ट पेपर में था, ये उससे पहले वाला ही क्वेश्चन था मॉक टेस्ट पेपर में, सेम 2019 के मॉक टेस्ट पेपर में ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था, राइट। सिर्फ अमाउंट डिफरेंट है, बाकी वर्ड टू वर्ड सेम है, और स्टडी मटेरियल में भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। मिस्टर के इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स, ओके। Several of his customers pay money in advance for subscribing magazines. Information related for the year ended 31st March 2020 has been given below. अच्छा, तो ये हम 2019-20 के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। On 1st April 19 had a balance of 3 lakh advance from customer. अच्छा, अगर देखो साल के शुरुआत में कोई ओपनिंग एडवांस होगा तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि करंट ईयर का इनकम होगा, पर क्या बोला, ऑफ विच 225 इज रिलेटेड टू करंट ईयर 1920 व्हाइल रिमेनिंग पर्टेन्स टू 2021। ठीक है, तो मतलब जो बाकी का है 3 लाख माइनस 225 मतलब 75 है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए है। इसका मतलब जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपका इनकम करंट ईयर में 225 से ही उसको कंसिडर किया जाएगा, राइट। इसको सेल्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं आप। फिर ड्यूरिंग द ईयर 1920 ही हैज मेड कैश सेल्स ऑफ 750, जो कैश में सेल्स किया वो तो कंफर्म सेल्स ही है। तो इन शॉर्ट 225 ऐसा था कि जो प्रीवियस ईयर में उन लोगों ने दिया था करंट ईयर के लिए, ठीक है, और करंट ईयर में हमने करंट ईयर का ही सेल किया कितना 750, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम फॉर 1920, ओके, एंड टोटल मनी रिसीव्ड, कितना कलेक्शन हुआ होगा वो भी ध्यान रखना है आपको। ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st March 20 इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 255, मतलब एट द एंड हमको 255 दिख रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहां पे हम देखें इसका कैलकुलेशन कि इनकम कितना हुआ होगा। भाई जो कैश में सेल्स हुआ मैंने अभी बताया कि कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि इतना सेल्स करंट ईयर का है और उसका आपको एक्सक्लूसिवली कैश मिला है, ठीक है। दूसरा 225 जो करंट ईयर के सेल्स के रिलेटेड था और जो हमको मिल चुका था प्रीवियस ईयर में, तो वो भी करंट ईयर में बुक करेंगे, मतलब टोटल सेल्स मेरा हो जाएगा करंट ईयर में 975। 975 में 750 अभी मिला पैसा और बाकी 225 प्रीवियस ईयर में मिल चुका था। अच्छा, अब एडवांस अकाउंट हम देखें, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओपनिंग कितना है 3 लाख, ठीक है, ओपनिंग 3 लाख रुपीज है, उसमें से बोला 225 करंट ईयर में है तो वो तो निकल जाएगा, तो बाकी कितना बचा 75, है ना, 75 होना चाहिए। बट मुझे ये बता रहे हैं कि भाई नहीं क्लोजिंग 75 नहीं है, क्लोजिंग 255 है। भाई ये बढ़ा कैसे, कुछ हो सकते हैं ना अच्छे लोग हमारे कि भाई वो एडवांस में पे करते हैं, ऐसे कस्टमर को भगवान 100 नहीं 200 साल जिंदा रखे कि एडवांस में मिल गया। तो ये 175,000 रुपीज जो है वो प्रीवियस ईयर में हमको मिला था नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए, और जब हमको पता चला कि ये भाई 2020-21 के लिए कितना, वही 75, बोले नहीं नहीं 75 नहीं है 255, मतलब हमको एडिशनली 180 मिला होगा जो यहाँ पे मिल गया आपको। तो अगर मैं बोलूं कितना कैश कलेक्ट हुआ होगा, माइंड वेल फोकस, रोकड़ा कितना कैश मिला मेरे को, तो कैश जो 750 इस साल का सेल्स था उसके अंडर मुझे मिल रहा है 750, और ये बाकी जो अच्छे लोग एडवांस दे रहे हैं 180 का वो, तो टोटल मेरा कलेक्शन हो जाएगा 930, राइट। वेरी क्रिस्प एंड क्लियर क्वेश्चन, बट
एज मैंने बोला कि शायद यहाँ पे कहीं पे आपके इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। पार्ट सी आपको दिया गया 10 मार्क के लिए, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, और थोड़ा लेंथी किसी को लग सकता है, अदरवाइज एवरेज क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडिशनल इनकम ऑफ एटी के क्लब प्रिपेयर रिसिट्स एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमको रिसिट्स पेमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, कब? 31 मार्च 2020 के लिए। बढ़िया है, तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंस दिया है, ऐसे गो थ्रू करना है तो ठीक है। सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेड, टेलीफोन, ऑफिस एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट, ये सब दिया हुआ है। इनकम में सिर्फ 3 दिया है, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फी, मिसलेस इनकम। एक रूल यहाँ पे होता है इनकम एक्सपेंस से जब आप रिसिट्स एंड पेमेंट बनाते हो, कि अगर कोई कैश एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे कैश एक्सपेंडिचर है और उसका अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि वो उतना अमाउंट पे हो चुका होगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट है इसके, क्यों नहीं है? ओपनिंग क्लोजिंग दिया है आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये तो आईसीआई या फिर एनपीओ के फेवरेट एडजस्टमेंट होते हैं। सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट के बिना एनपीओ अधूरा है भाई। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऑडिट फी पेएबल, बैंक लोन, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, मतलब कोई ना तो नया बैंक लोन आपने रेज किया है ना तो कोई रीपे किया है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर देखें तो 2,08,000 और यहाँ पे 252, मतलब कुछ ना कुछ तो एडिशन है इसमें। क्लब प्रेमाइसेस 760। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओपनिंग कैश नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा फ्लो चार्ट अगर आप बना लो दिमाग में, रिसीव पेमेंट बनाओगे, बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल फंड चाहिए। कौन सा? ओपनिंग। तो इसका मतलब मेरा एक वर्किंग नोट बनेगा ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा कब का? मार्च 19 का। ठीक है, दूसरा दूसरा सब्सक्रिप्शन का एक नोट बना देंगे हम, वर्किंग कुछ। ठीक है, अब इसके अलावा क्या? इसके अलावा क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसमें क्या चाहिए भाई? ओपनिंग कैश एंड बैंक। इसका मतलब विदाउट क्लोजिंग योर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट यू कैन नॉट प्रिपेयर योर ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो क्रोनोलॉजी होगा आपका, ठीक है, वो क्या रहेगा? यहाँ पे सबसे पहले आप क्लोज जब करेंगे तो रिसिट्स पेमेंट अकाउंट क्लोज करना ज्यादा एडवाइजेबल है, उससे हम ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, या फिर यहाँ पे तो कैश इन हैंड दिया हुआ है तो कैश इन हैंड फाइंड करेंगे, उसको लेके जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, फिर वहां से बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड का। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड आई प्रिफर स्टार्टिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट्स। तो पहला सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। मैं एडवाइस देता हूं बच्चों को कि अकाउंट बनाओ तो बहुत इजीली हो जाता है, बट अगेन एज दिस इज वर्किंग नोट देर इज नो कंपल्शन। आप स्टेटमेंट में कंफर्टेबल हो, स्टेटमेंट बनाओ, आप फॉर्मूला लिखते हो प्लस माइनस से तो वो करो, या फिर अकाउंट बनाओ, आपका मर्जी, उसके कोई मार्क्स नहीं कट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिसीट्स पेमेंट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट क्लोजिंग, फिर वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट है, फिर सब्सक्रिप्शन और फिर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की, तो यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, भाई सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है तो वो आउटस्टैंडिंग हुआ तो क्या होगा? रिसीवेबल। तो ये ओपनिंग रिसीवेबल, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है ना, तो दोनों को पोस्ट कर दिया मैंने, ओपनिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग रिसीवेबल। अच्छा, और क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये इनकम इन एडवांस है तो मेरा लायबिलिटी, ओपनिंग 52, क्लोजिंग 33,600, ओपनिंग 52, क्लोजिंग 33,600। और अब सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट देखें तो ये है 6,80,000। क्या भाई? सब्सक्रिप्शन इनकम, तो यहां पे लिख दो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यस। तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, जो जाएगा आपके रिसिट्स पेमेंट में, सब्सक्रिप्शन 653,600। अब जो बाकी आइटम है उसको भी अपनी अपनी जगह पे पोस्ट कर देंगे, जैसे कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 64। ठीक है, ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में चला जाएगा, और इनकम तो ऑलरेडी वहां पे है तो लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ यू डील विथ योर सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट। प्लस माइनस करके भी आप दिखा सकते हो, राइट, बट फिगर्स यही आने चाहिए। उसके बाद जो आपको दिया गया था वो था सैलरी।
और ऑडिट फी दोनों एक्सपेंस हैं और दोनों आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि भाई एक्सपेंसेस जब आप पे करोगे, ठीक है, तो एक्सपेंसेस पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग, क्योंकि पिछले साल का अगर कोई एक्सपेंस पे किया है तो उसको माइनस करते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको हम इनकम एक्सपेंस में डेबिट करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला वैसे ही रखा है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उल्टा फॉर्मूला आएगा, अगर ये दिया है तो वो क्यों। भाई एक फॉर्मूला याद रखो और उसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना। जिंदगी में बहुत सारी चीजें याद रखने को, तो इसमें नहीं करेंगे। फिर अब यहाँ पे सैलरी 4,80,000 इनकम एक्सपेंस में दिया है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 2432। तो यहां आ जाएगा भाई 480 जो इनकम एक्सपेंस में है, ओपनिंग 24 और क्लोजिंग 32। तो अब मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा, ऐसी कौन सी अमाउंट है जिसमें 32 ऐड करें और 24 माइनस करेंगे तो मुझे 480 मिलता है। तो ये 472, राइट। तो ये क्या होगा मेरा पेमेंट। सिमिलर वे मैं ऑडिट फी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8 एंड 10, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे, और कितना डेबिट किया है मैंने ऑडिट फी, ये रहा ऑडिट फी 10,000, तो ये यहाँ पे लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर मुझे मिलेगा, ऑडिट फी मैंने कितना पे किया होगा 8,000। वैसे भी लॉजिकल है, प्रीवियस ईयर का ऑडिट फी 8,000 था, मैंने पेमेंट कितना किया 8,000, करंट ईयर का ऑडिट फी कितना 10, वो बाकी है। अब मुझे क्या करना है, सबको अपनी अपनी जगह पे रखना है। तो सबसे पहले 472,8 ये क्या है पेमेंट्स है, तो अपनी जगह पे रख दूं मैं 472,8,000। पेमेंट वर्किंग नोट का रेफरेंस दिया हुआ है वहां पे, ठीक है, सैलरी एंड ऑडिट फी। उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 24 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे 24 एंड 8 ये ओपनिंग बैलेंस शीट में रख दिया मैंने। फिर क्लोजिंग 32 एंड 10, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 32 एंड 10। ठीक है, अब और क्या था इनकम एक्सपेंस, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको टच नहीं करते। अच्छा, उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है भाई, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है बैंक लोन 120 मतलब ना तो कोई पैसा आया ना तो कोई पैसा गया, तो बैलेंस शीट में रख दूं मैं डायरेक्ट ऐसे ही। हाँ, तो बैंक लोन यहाँ पे लायबिलिटी में 120 ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में सेम अमाउंट रहेगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओपनिंग कितना था भाई 2,08,000, क्लोजिंग 252। ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट में रख देता हूं चलिए 2,08,000, तो ये आ गया यहाँ पे 28। क्लोजिंग 252 है। अब ओपनिंग 2,08,000, एक चीज तो कंफर्म था कि भाई कुछ एडिशन तो होगा, मुझे नहीं पता, है ना। बट सरप्राइजिंगली अगर इनकम एक्सपेंडिचर देखें तो उसमें डिप्रिसिएशन है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 28, मतलब मेरे पास 2,08,000 का कुछ गुड्स हैं, राइट, कुछ फिक्स एसेट्स हैं, कुछ एडिशन पता नहीं कितना, उसमें से 28 मैंने माइनस किए डेप्री, वो कंफर्म है। तो बचा कितना 252। अगर मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन करूं कि अगर 252 डेप्री माइनस करने के बाद आता है तो उसके पहले क्या आएगा 280, मतलब 280 इज द वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विच आई हैव डिप्रिशिएटेड। अब 280 मेरे पास 2,08,000 था सिर्फ, तो 280 हुआ कैसे भाई साहब 72 का क्या होगा एडिशन, और वो एडिशन हम कहाँ लिखेंगे पेमेंट में, वो एडिशन हम कहाँ लिख देंगे पेमेंट में। ये पेमेंट में आ गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। और ओपनिंग इन ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में है, रिसीव पेमेंट में उसका पेमेंट आ गया परचेस का, और डेप्री ऑलरेडी आपके वहां पे इनकम एक्सपेंस में है ही है। उसके बाद और क्या एडजस्टमेंट दिया है, क्लब प्रेमाइसिस ओपनिंग क्लोजिंग सेम टू सेम, तो वो तो यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कुछ है ही नहीं। क्लब प्रेमाइसिस 760 और यहाँ पे भी क्लब प्रेमाइसिस 760, ठीक है। अब क्लोजिंग 1,14,000 कैश इन हैंड, तो रिसीव पेमेंट में लिख दूं बैलेंस कैरीड डाउन और 114 और वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। ये याद रखना है, बहुत सारे बच्चे ये कैश इन हैंड बैलेंस शीट में पोस्ट करना भूल जाते हैं, तो ये एक डेंजर पॉइंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या, अब एडजस्टमेंट तो हमने कर दी सारे, उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना है। एंट्रेंस फी 16,000 इनकम है, मिला होगा, तो देखते हैं चलिए रिसिप्ट्स में, यस एंट्रेंस फी 16,000, फिर मिसलेनियस इनकम 144 रिसीव्ड, चलो ये भी हो गया। पेमेंट में प्रिंटिंग पोस्टेज टेलीफोन
ये रहा भाई प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीफोन 24,2 and 6, राइट, 24,2 6। ऑफिस एक्सपेंस एंड बैंक इंटरेस्ट 48,22, वो भी पेमेंट हो गया होगा। 48,22 ऑफिस एक्सपेंस। एनुअल जनरल मीटिंग 1 लाख का खर्चा किया, ठीक है, पेमेंट हो गया, ठीक है। सरप्लस, अब सरप्लस कभी इसी पेमेंट में नहीं होता, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो अगर इसका बैलेंस शीट देखें हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये जब तक मुझे ओपनिंग नहीं पता मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई 120 ऐड करेंगे, बाकी फिगर बाद में लिखेंगे। तो अब इसके बाद अब देखो सारे फिगर्स मैंने रख दिए। फर्स्ट आई विल क्लोज माई रिसीसेंट पेमेंट, तो मुझे यहाँ पे ओपनिंग मिल रहा है कितना, 54,400, जिसको मैं लेके जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे ओपनिंग में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास असेट्स और लायबिलिटी सब है, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड 882,400 मिल गया, और वो मैंने यहाँ पे रख दिया सरप्लस ऐड करके, ये आउटर कॉलम, बाकी सब तो है ही है, ठीक है। ये ऑडिट फी पेबल हाईलाइट नहीं किया, कोई बात, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल मैच, ठीक है। तो वैसे अगर थोड़ा ध्यान रखें तो ये डुएबल था, राइट, ज़्यादा ज़्यादा आपको यहाँ पे सैलरी और ऑडिट फी में कहीं प्लस माइनस करने में मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज इट वॉज एन एवरेज क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, ठीक है। A Limited is a company with an authorized share capital of 1 crore. 15 मार्क के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, which 6 lakh shares had been issued fully paid up on 31st March 2020. वो इशू हो चुके हैं। The company proposed to make a further issue of 1,35,000 of these ₹10 shares at a price of 14, मतलब 4 रुपए प्रीमियम है। And the arrangement of payment being ₹2 per share payable on application, ठीक है। तो 14 रुपीज इश्यू प्राइस है, जिसमें 2 रुपए एप्लीकेशन के हैं, टू बी रिसीव्ड बाय 31st May, ठीक है। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th June एंड फर्दर 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेएबल। अब अलॉटमेंट में 5 रुपए है, अब ये 5 में क्या है भाई, 4 रुपए प्रीमियम है, 1 रुपया फेस वैल्यू का हो, क्योंकि देखो 4 रुपए प्रीमियम होगा, 14 रुपीज में इशू कर रहे हैं, राइट, तो 1 रुपया क्या होगा आपका फेस वैल्यू। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड, यहां पे ये क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर आपका हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर आपका कितना, 7 रुपीज, एंड मनी रिसीव्ड बाय 31 दिसंबर, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 5,60,000 शेयर्स, चलो तो ये प्रोरेटा के मतलब उस तरफ जा रहा है। Applicants for 10,000 shares received allotment in full. फिर 5,60,000 में से एक 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन किसी ने किया था, एप्लीकेंट था, जितने भी लोग, उनको हम 10,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी एडजस्ट करने के लिए मेरे पास बचे कितने शेयर्स, 5,50,000। अलॉट करने के लिए मेरे पास बचे कितने, 125, क्योंकि 135 इशू किए हैं, ठीक है। Applicants for 50,000 shares received allotment of 1 share for every 2 applied for. अच्छा, तो यहाँ पे 50,000 की जो एप्लीकेशन किए थे उनको हम 25,000 शेयर्स दिए, तो 50 + 10 60,000 के लिए डिसीजन लिया गया है। अब बचा कितना, 5 लाख। यहाँ पे अभी अपने को और शेयर देने कितने बाकी हैं भाई, 1 लाख, ठीक है, क्योंकि 35 हो चुका है। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, the surplus on application being used to reduce the amount due allotment. एकदम जेन्युइन सी बात है, अगर एप्लीकेशन का कोई पैसा एक्स्ट्रा है तो हम अलॉटमेंट में यूज करते ही हैं, क्योंकि उसके लिए कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, तो कोई भी कंपनी रख लेगी। Applicants for 5 lakh shares received allotment of 1 share for every 5 shares. तो मतलब बाकी बचे 5 लाख शेयर्स, उसके सामने 1 लाख का अलॉटमेंट हुआ, मतलब टोटल अलॉटमेंट हो गया यहाँ पे 1,35,000 का शेयर, और ये हो गया टोटल 560। तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया। एंड द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी एंड द एक्सेस बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स, ठीक है। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, मतलब बहुत ही ईजी है, ना कोई फोर फीचर, ना कुछ, ना कोई इंटरेस्ट, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। चलिए, तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे
कि भाई कितना पैसा मिला वगैरह वगैरह। ये वर्किंग नोट कैसे बनता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम और एक टोटल कॉलम फिक्स रहता है, और जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं उतने कॉलम एडजस्ट कर देते हैं। हम एक्सपांड करेंगे, एक 10,000 का कॉलम बनेगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ फॉर्म फुल अलॉटमेंट किया गया है। एक 50,000 का कॉलम बनेगा क्योंकि उसमें 1:2 का प्रोरेटा है, और इसमें एक 5 लाख का बनेगा, उसमें 1:5 का प्रोरेटा है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ₹2 पर शेयर, तो 10,000 के ऊपर 20, 50 के ऊपर 1 लाख, 5 लाख के ऊपर 10 लाख मिला होगा, टोटल 5, 60 के ऊपर 11,20,000 मिल गया। लेस एडजस्टेड इन एप्लीकेशन, जितना शेयर हमने अलॉट किया है उसके हिसाब से उतना पैसा हम ले लेंगे। तो 10,000 का 2 मतलब 20, यहाँ पे हमने 25 अलॉट किया था, जो हम वहां पे बताएं, अगर जो कैलकुलेशन अगर आपको याद है, राइट, ये क्या है यहाँ पे 10 और 25, ठीक है। तो 25 2 into 50,000, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, तो टोटल 270 हमने एडजस्ट किया। अब सबका एक्सेस कितना बचा भाई? जो 10,000 जिसने अप्लाई किया था उसका एक्सेस कुछ नहीं बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनका 50 बचेगा, इनका 8 लाख बचेगा, 10 माइनस 2, टोटल एक्सेस 850। अब इसका क्या करेंगे भाई? हम चाहते हैं कि हम एडजस्ट करें, ठीक है, तो लेट्स एडजस्ट इन अलॉटमेंट। अब क्या इसका हम एडजस्ट कर सकते हैं? एक्सेस मनी ही नहीं है तो एडजस्ट कैसे करेंगे इसका? हाँ है, तो करेंगे 25 इंटू 5 रुपीज। बट सर हमारे पास तो उन लोग का सिर्फ 50,000 ही पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एस्ट्रिक्ट मार्क कर दिया है कि भाई रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? अवेलेबल कैश। तो वो जो क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनके इन टोटल मेरे पास 50,000 रुपए पड़े हैं, तो मैक्सिमम कितना होगा? 50,000 ही एडजस्ट होगा, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। फिर बाकी जो 1 लाख जिसको अलॉट हुए उनके मल्टीप्लाई बाय 5 करें, उनका तो 1 लाख रुपीज है मेरे पास, 5 हंसते खेलते हो जाएगा एडजस्ट। तो टोटल हमने 550 एडजस्ट किया। अब क्या? तो अब बचेगा हमारा बैलेंस कितना? 3 लाख। अब उसको तो हमको रिफंड करना पड़ेगा। तो यही इंफॉर्मेशन का हम बेस लेंगे जर्नल के लिए। पहली एंट्री जब हम पास करेंगे तो पहली एंट्री होगा आपका बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब वो हमको डेट दिया था भाई 31 में मिल जाना चाहिए। तो कितना एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा? ये रहा टोटल हमारे पास 1120। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर अलॉटमेंट कब हो रहा है? 10 जून। तो 10 जून को हम एडजस्ट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1120 टू कैपिटल। अब देखो कैपिटल में कितना जाएगा? 270, क्योंकि हमने उतना ही एडजस्ट किया है, और ये 270 में कोई प्रीमियम नहीं है। फिर 550 कहाँ पे? अलॉटमेंट में। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 550, और बाकी का क्या करेंगे? रिफंड, मतलब टू बैंक। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा सेम डेट को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने ऊपर? 1,35,000 इंटू 5, 675। टू कैपिटल 1 रुपया ही जाएगा, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, राइट, कि भाई सिर्फ 1 रुपया ही आपका फेस वैल्यू है, बाकी तो क्या है भाई? प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे 135 एंड 540 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कितना पैसा मिलेगा? ध्यान से देखें तो 6,75,000 इज द टोटल अमाउंट ड्यू, बट उसके अगेंस्ट मुझे ये तो मिल चुका है 550, है ना। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 125 मुझे अलॉटमेंट का मिलेगा, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक सब खत्म हो गया। अब क्या? फाइनल कॉल। ये कब मिलेगा उसका डेट हमको नहीं पता है, राइट, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया हुआ है। फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल 7 रुपीज, जो हमने वहां पे डिस्कस किया था, 945, और बोला है कि 31 दिसंबर तक मिलेगा। तो डेट वहां पे लिख दिया मैंने कि 31 दिसंबर को मिला होगा, बैंक टू फाइनल कॉल। 15 मार्क, राइट, मेरे हिसाब से ज्यादा है, बट चलो आप खुश रहो, अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया। यकीन ही आईसीए की तरफ से एक गिफ्ट ही था, राइट, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। फिर लास्ट, डिस्कस द रूल्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट। मतलब अगर आपने ध्यान से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं भी स्टडी किया हुआ है, फिर भी आप इन जनरल लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कि अगर नहीं है तो भाई कोई सैलरी नहीं, राइट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, इंटरेस्ट मैक्सिमम 6% फॉर लोन, राइट, एंड प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा। तो ऐसे 5 पॉइंट दिए, अगर ऐसे कुछ 5 पॉइंट आपने लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6B। एज आई टोल्ड यू, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, राइट।
ऑल एंड ऑल अगर मेरे हिसाब से देखो तो कुछ-कुछ क्वेश्चन में आईसीएआई ने बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखा हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर बहुत ईज़ी दिया है तो सामने थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकता है कि ये क्वेश्चन करूँ या ना करूँ। कोई क्वेश्चन में मार्क्स के हिसाब से लेंथ बहुत छोटा दे सकते हैं, तो वहीं पे दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी दिया है। तो एक एवरेज अप्रोच इस बार दिया वो एक अच्छा लगा है आईसीएआई के हिसाब से। और कुछ ट्रिक्स थे but you cannot always expect like a very easy question and easy paper every time but trust me this was not that difficult paper what ICAI can set ठीक है हाँ as compare to अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट कंपेयर करते हो तो थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आगे पीछे था क्वेश्चन but all in all it was good paper I hope you have enjoyed the video and thank you happy learning